जी नमस्कार मित्रों, तो ये 2026 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक फ्री वर्कशॉप वीडियो है, जिसमें हम पिछले पेपर यानी 2025 के प्रीलिम पेपर का अवलोकन करेंगे। उस हिसाब से क्या नया पढ़ना है, कितना ज़्यादा पढ़ना है, कौन-सी किताबों से पढ़ना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, ये सब आज देखने वाले हैं। मित्रों, इसको कहते हैं कटिंग द कॉर्नर्स। अंग्रेजी में ये शब्द प्रयोग का मतलब होता है कि कोई आपको कुछ बेच रहा है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है और उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करे। खासकर कोचिंग के नाम पे ये जो टैक्सी ड्राइवर आ गए हैं, जिनको जल्दी से जल्दी मैं कैसे इस पैसेंजर को उतार दूँ और नया मुझे पैसेंजर मिले, मेरा मीटर चलता रहे। ऐसे लोग जब कोचिंग के कोर्स बनाते हैं, बेचते हैं तो ऐसा ही करते हैं। 30 लेक्चर में जो पढ़ाना है 10 लेक्चर में निपटा के आपको उतार देते हैं। जबकि प्रीलिम्स में जिस प्रकार की चीज़ें पूछी जा रही है तो लंबी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। अब खासकर जब आप एकदम सस्ते कोर्सेज़ में जॉइन करते हैं, तो ये ज़्यादा चांस रहता है कि आप ऐसे ठगों के भ्रमजाल में फँस जाएँगे, कि जो आपको बहुत कम पढ़ाएँगे। उनके पास जो टीचर्स का लाइनअप होगा वो सब एकदम नौसिखे, नूब टाइप के टीचर्स होंगे और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस बेचे जाएँगे, वो भी ऐसा 2-5 साल पुराना रिकॉर्डेड हो, जिसमें चीज़ें को अपडेट ना किया गया हो। डाउट रेज़ोल्यूशन की व्यवस्था नहीं होगी। मेंस का उसमें मॉड्यूल नहीं होगा, उसके अलग पैसे, मेंस आंसर राइटिंग के अलग पैसे, सीसेट के अलग पैसे माँगे जाएँगे। तो हमेशा आप ऐसा सब सस्ता ढूँढने जाते हैं तो ये होता है। ये बात भी सही है कि इसके ऑपोजिट में हम कोई लाख रुपए की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मिडल पॉइंट क्या होना चाहिए? 50,000 नहीं, 30,000 नहीं, केवल 17,999 में अनअकैडमी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको लाइव क्लासेस जिसमें थियरी, करंट, प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट सब कुछ पढ़ाया जाता है। नोट्स, पावर पॉइंट की व्यवस्था, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, प्रीलिम के मॉक टेस्ट सब कुछ शामिल है। इसमें डाउट रेज़ोल्यूशन भी करवाया जाता है और अनअकैडमी के इस पूरे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पिछली यूपीएससी सीज़न में 80 से ज़्यादा टॉपर सिलेक्ट हुए हैं। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, डेटा के साथ हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे रैंक 9 आदित्य जी, आपने 1000 घंटे से ज़्यादा अनअकैडमी के लेक्चर्स देखे थे, 30 से ज़्यादा आपने मॉक टेस्ट दिए थे। अब आप समझिए 2026 यूपीएससी की आपको तैयारी करनी है और शून्य से करनी है तो कम से कम 8-9 महीने तो लग जाएँगे। जिनको आपको ठगना है वो तो कहते नहीं 3 महीने, 6 महीने का काम है। लेकिन वो बात ऐसी है कि स्कूल, कॉलेज से लेके आपकी एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आदि चीज़ों पर कितनी बुनियाद स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो सब मान के चलो 8-9 महीने तो लग ही जाने, क्योंकि आपको ऑप्शनल भी देखना होता है और उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। अब कुछ लोग डिसीजन नहीं लेते और उसके चलते प्रीलिम एग्ज़ाम के 3 महीने बाकी हो तब तक उनका कुछ तैयारी सब अस्त-व्यस्त, फ्रैगमेंटेड रहती है। फिर वो ढूँढते हैं कि अब मैं क्या करूँ, 25 दिन में पैसा कैसे डबल हो जाए, और वो ऐसे ठगों के जाल में फँसते हैं, क्रैश कोर्स, मैराथन वगैरह में। तो आपको ढंग से तैयारी करनी है, प्रीलिम पास हो सके ऐसी व्यवस्थित तैयारी करनी है, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए और अनअकैडमी आपके साथ है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आज के लेक्चर का फ्लो ये होगा, 2025 के पेपर के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस का हम अवलोकन करेंगे। उस हिसाब से 2026 की तैयारी में क्या ध्यान रखना है, बुक लिस्ट, टाइम टेबल देखेंगे। क्या नहीं होगा, तो ये यूपीएससी का सिलेबस, एग्जाम स्ट्रक्चर, एज अटेम्प्ट लिमिट क्या है, वो बेसिक बात में हम नहीं जाएंगे वरना वीडियो लंबा खींच जाएगा। हम टू द पॉइंट आएंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता है प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है वगैरह। अब यहाँ पर स्लाइड है 180, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन और चीज़ों की डिस्कशन करनी है। हालांकि मैं हर एक स्लाइड को पढ़ूंगा नहीं, बहुत सारी, अब जैसे सीसेट की जो बुक लिस्ट है, मैं बोलूंगा ये स्लाइड से ये स्लाइड आप डाउनलोड करके देख लेना। तो जब ये लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद इसी लिंक पे आप वापस आना और यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा और बाजू में एक पीडीएफ डाउनलोड का बटन होगा, उससे आप ये पावर पॉइंट या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2025 का प्रीलिम दिया होगा और उनके होठों पर एक ही बात होगी, कट ऑफ कितना रहेगा, मैंने इतने मार्क का टिक किया है तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तुम सबको मेरा ये कहना है, भाई अगले हफ्ते रिजल्ट आ ही जाएगा तो वेट कर लो। आज है 7 तारीख, मेरे मान है 9-10 में तो आ ही जाना चाहिए। सो वेट एंड वॉच। तब तक क्या करें, तब तक मैं इसकी तैयारी करूं। देखिए 2025 का जो पेपर आया, लोग कहते टफ था, बहुत फैक्चुअल था, अग्रीड। अब मान लीजिए 140 करोड़ भारत के लोग, सभी लोग यूपीएससी में अप्लाई करें। पेपर 1 है जीएस, पेपर 2 है सीसेट, तो भी यूपीएससी नक्की करके बैठी है कि भाई 1000 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो उसके मुकाबले 13 से 14 गुने लोगों को, मतलब
13 to 14,000 लोग को सिलेक्ट करना है, भले 140 करोड़ लोग परीक्षा दे दें, और जितनी वैकेंसी है उसके सामने 2.5 से 3 गुने लोगों को इंटरव्यू में बुलाना है। तो ये 13-14 हजार जो मेंस लिखेंगे उसमें से 2.5-3 हजार लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, ये तो पहले से तय है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पेपर बहुत टफ था इसलिए यूपीएससी की सीट खाली रह गई, ये मेंस में बच्चे कम मिले, इंटरव्यू में कम मिले, टॉपर कम मिले? नहीं भाई, कोई ना कोई तो पास कर ही रहा है। तो टफ था, एक्चुअल था, ये तो कुछ भी नहीं है। 2023 का पेपर कुछ भी नहीं है। 2 साल पहले 2023 का पेपर आप निकालो, चक्कर आ जाए, मतलब टीचर्स को भी चक्कर आ जाए तो स्टूडेंट की क्या बात करें। तो ये सबसे ऊपर उठिए, पेपर है जैसा भी है, हमको तैयारी करनी, हमें पास होना है। अब जो बुनियाद है वो तो हमेशा वही कि एनसीईआरटी एडवांस बुक, उसके बाद करंट इशू, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, देखो यही सही तरीका है। अब आपको कोई ये सलाह दे कि भाई सीट बेल्ट बांधना चाहिए, तो या तो तुम सलाह मान लो, नहीं तो मत मानो, तो ठोकर खा के सेल्फ डिस्कवरी में तो मान ही लोगे 1-2 अटेम्प्ट फेल होने के बाद। या तीसरा भी विकल्प है कि दूसरे का एक्सीडेंट हो तो उसको देखो भाई इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था तो हमको पहनना चाहिए। तो 2025 की प्रीलिम्स, उसका पेपर, उसमें जो लोग फेल हुए उनको देख के आपको सबक लेना है कि हमें इस एक्सीडेंट से बचना है। देखिए 2025 में जिन जिन लोगों ने प्रीलिम दिया है ज्यादातर लोग फेल होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, आमतौर पे फेल ही होते हैं। उसका ये कारण, वो घर से सोच के गए हो, हमेशा पेपर उससे डिफिकल्टी आता है। घर से वो सोच के गए हो कि ये जो पिरामिड है उसके अंदर पहले 15,000 लोगों में मैं हूँ, लेकिन असल में वो पहले 35,000 लोगों में होता है। जितना भी वो सोच के जाता है लेवल ऑफ कंपटीशन उससे ज्यादा रहता है। इस कारण से वो फेल होते हैं, मेरी सहानुभूति है, बट ये भी हकीकत है। तो हमें उनसे सबक लेना है। ये ज्यादातर लोग जो फेल होंगे इस बार प्रीलिम में, उसका कारण क्या होगा, वो पहले ही अटेम्प्ट में 2 घोड़ों पे सवारी करने बैठे थे कि मुझे आईएएस का भी फॉर्म भरना है, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस भी देना है, जो भी गेट वगैरह, या मुझे यूपीएससी के साथ अभी 2 महीने पहले जीपीएससी गुजरात लोक सेवा का फॉर्म निकला वो भी भरना है। इस कारण से होता यह है, कोचिंग क्लास वो कोई भी ज्वाइन करें, संपूर्ण रूप से वो तैयारी करते नहीं, सिलेबस कंप्लीट करते नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यूपीएससी, और मैं ये गुजरात की जीपीएससी की बात करूं, उस हिसाब से आप बाकी परीक्षाओं का बोर्ड ले लो, ये अलग चीज है। इसके अंदर गुजरात का कला, साहित्य, इतिहास, भूगोल, नदी नाले, पर्वत कहाँ पर है, ऐसा इतना सब पूछते हैं कि आपने नहीं तैयार किया तो वो वैसे भी क्लियर होनी है नहीं आपकी। और उस चक्कर में यूपीएससी भी ढंग से पढ़ के नहीं जाए तो ना ये घोड़ा उसका सवार होया, ना ही ये वाला। तो बहुत सारे लोग जो फेल होंगे वो इस कारण से। आपको 2-3 परीक्षा देनी चाहिए, पर वो कब देनी चाहिए, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, जब आपको 1-2 बार यूपीएससी देने का अनुभव हो गया हो, देन यू गो फॉर इट, तो आपका कुछ निकल के आए। अनदर थिंग, बहुत सारे लोग के, मैंने तो ये एनसीईआरटी पढ़ ली थी, लक्ष्मीकांत पढ़ ली थी, भाई ऊपर ऊपर से देख लेना उससे परीक्षा पास नहीं होती, आपको रटना पड़ता है, रटना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिकल, उसका चौथा चैप्टर है, उसमें ये लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो। मतलब वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, कोई कैसे पहले सब एक ही खंड था फिर अलग अलग हो गए, ये सब कुछ बात है उसमें। तो क्या बोल रहा है, गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। शब्द शब्द दिया है, साइड बाय साइड लिखा है। अब इस बार का ये जो पेपर आया उसमें आप देखो, ये तीनों स्टेटमेंट उधर से वर्ड बाय वर्ड उठाए। देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखो, गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, मतलब शब्द बदलने की भी उसने दिक्कत नहीं ली। और बाकी भी तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम पे क्या है, रट के जाना पड़े। रट के इसलिए जाना पड़े कि ये उल्टा भी कर सकता था तो ये गलत भी हो जाता, तो आपको पक्का पता होना चाहिए। तो यू हैव टू मेमोराइज, उसका कोई विकल्प नहीं है। अभी 1 से लेके 100 जो भी प्रश्न है उसमें आप एक्सेल शीट से एनालिसिस करो, 20-25 सवाल सीधे ये एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इधर उधर से जो कश्मीर से कन्याकुमारी सब लोग पढ़ के जाते हैं उसमें से निकलते हैं। तो जो कहे कि मैं जनरल कैटेगरी में हूँ और मेरे 40-50 मार्क भी नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो सारी गलती उसकी है। कोई दुनिया की गलती नहीं है, कोई आईआईटी वालों की गलती नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों की गलती नहीं, साइंस वालों की गलती नहीं, उसकी खुद की गलती है अगर वो इतना भी मार्क्स नहीं ला रहा है। देखिए 20 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क का एक है तो 40 हो गए, 25 है 50, मतलब इतना तो खींच के लाने की आपकी तैयारी होनी चाहिए, वरना अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये एक बात हुई, हवा में देख के गए हो। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी,
कोचिंग ज्वाइन भी करे, 2 महीने आएगा, 3 महीने गायब हो जाएगा। बेसिक मोटिवेशन की कमी, खुद का दिल नहीं है इसमें। फिर कुछ अनअवॉइडेबल चीजें हो जाती है, घर में किसी का मृत्यु हो जाए, खुद को डेंगू, टाइफाइड, कॉलेरा, मलेरिया हो जाए। लास्टली लवी डवी ब्रेकअप वाली जनता सारी। लोग मुझे ईमेल भेजते हैं एग्जाम का जो 1-2 महीना बाकी, मेरी तैयारी नहीं हो पाई पिछले 3 महीने से, मेरा ब्रेकअप हो गया। तो भाई तुम नक्की करो, या तो परीक्षा दे दो, नहीं तो प्रेम कर लो। दो घोड़े पे सवारी नहीं हो सकती। श्रद्धा की कमी भी एक कारण है। डॉक्टर से दवाई लो तो आपका उसमें फेथ होना चाहिए। रोज उठ के आप ये यूट्यूबर ने ऐसा बोला, वो टेलीग्राम पे ऐसा मटेरियल मिल गया, तो उसके चक्कर में आपका पढ़ाई में कभी ध्यान रहता नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए। जो भी, जरूरी नहीं आप मुझसे पढ़े या किसी से भी पढ़े, किसी से भी पढ़े, पर बेसिक बुनियाद तो वही रहेगी, ये किताब में से इतना थियरी पढ़ना है तो वो तो करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने शॉर्टकट दिए थे, ये टॉप 100 टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे, ये एलिमिनेशन ट्रिक्स चलेंगे ही चले, उनके कितना आया? कुछ नहीं आया। और आया भी तो ऐसा कि एक जगह काम लगे, 3 जगह काम नहीं लगे। अभी ऐसा 1-2 बार जो ठोकर खाएगा, उसके बाद उसको पता चलेगा कि ये सब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले के चक्कर में नहीं पड़ना था। कोई आप एक हॉरर मूवी देखते हैं, पहली बार देखते हैं बहुत डर लगता है, वही मूवी आप तीसरी चौथी बार देखते हैं तो डर कम लगता है, क्योंकि आपको पता है भाई हाँ ये ऐसा है। प्रीलिम 2025 का पेपर, जो जो लोग पेपर खत्म होके बाद बहुत फैक्चुअल था, बहुत टफ था, उनको वही मैं कहूँ अभी तीसरी बार तुम यही पेपर देखो। तो नहीं नहीं यार, ये तो इतना तो टफ नहीं था। और अभी हम देखेंगे कि कैसे कोई बहुत सुपर इंटेलिजेंट आइंस्टाइन नहीं भी हो तो भी बहुत सारे सवाल तो सॉल्व हो ही रहे थे। और उसमें से मैं आपको जीवन बोध ये देना चाहूंगा कि जो प्रीलिम्स पास करनी है तो थियरी पे ज्यादा जोर दीजिए। करंट अफेयर्स डेली ये वो उस पे पढ़ना चाहिए, पर वो अपना ब्रेड एंड बटर नहीं है। ऑफकोर्स थियरी के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो सकते, और करंट अफेयर्स के तो बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो सकते। बट इफ यू वांट टू पास द प्रीलिम्स, थियरी पे कमांड होना जरूरी है। अब ये ऐसी बातें मैं आपको बोलूं तो भी आपको यकीन हो ही जाएगा, लेकिन आपको वो घाव लगना चाहिए। यू शुड फील दैट पेन, तभी वो कायम रहेगा। फिर कोई और दूसरी बात करे तो भी आपका विश्वास कायम रहे। इसलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 3-4 अलग अलग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ी थियरी बताऊंगा, तो ऐसा नहीं कि हवा में सॉल्व करेंगे। अभी आप जानते हैं जैसे अरशद वारसी को शेयर मार्केट से बैन कर दिया, क्यों? उसने कुछ ऐसे यूट्यूब पे एड्स चलाए थे जो इन्फ्लुएंसर टाइप का, जो बिना रजिस्टर्ड आप कुछ भी कहते हैं, ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये टिप लगा दो, तो सेबी वो सब अलाउ नहीं करता है। क्यों? सेबी शेयर बाजार का रेगुलेटर है, वो नहीं चाहता है कि ऐसे सब इन्फ्लुएंसर लोग बिना कुछ कोर्स किए, बिना कुछ ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन लिए हवा में लोगों को टिप्स देते फिर कौन से शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है। बराबर, ये तो आपको भी कॉमन सेंस की बात है ये। अभी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ 40 सेकंड। मैंने जितना पढ़ा है उसमें से आप पहले 40 सेकंड तो आराम से पढ़ो, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पांच मिनट 5 सेकंड। हाँ तो मित्रों, आपको क्या लगता है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? ABCD भी है, स्किप करना ऑप्शन ई भी है। तो अभी आप सोचो मित्रों। अभी तो मैंने बोला कि कोई तो संस्था है सेबी जो ये सब टाइट रखती है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? नहीं नहीं, कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं जो कुछ अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर का कुछ करे। तो मतलब सेबी बजे थोड़ी तलती है, यही तो काम करते। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर थर्ड रॉन्ग है तो बी भी गलत है, डी भी गलत है, सी भी गलत है। तो जो बचे वो जवाब है क्या? ये 1 और 2 ओनली। तो आपको पहला स्टेटमेंट नहीं भी बता कि हांगकांग और भारत के बीच किसका शेयर बाजार ज्यादा तेज चल रहा है, या क्या विदेशी लोग भारत में कितना पैसा डाल रहे हैं, तो भी वो सब करंट अफेयर्स या डेटा जाने बिना भी ये सवाल तो सॉल्व हो सकता है। आप कहें पर बाकी बहुत सारे क्वेश्चन टफ थे, आई अग्री। पर मेरा आपको सवाल ये है, देखिए एक क्वेश्चन के 2 मार्क है, 100 क्वेश्चन के 200 मार्क है। पास होने के लिए कितने चाहिए? पिछले साल का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में 87 चाहिए थे, मतलब 88 राउंड फिगर लेते हैं,
तो मतलब 44 क्वेश्चन टाइम्स 2 हो गए। और इसमें भी मैं तो आपको बता रहा हूँ 20-25 तो सीधे ही है जो बुक्स में दिए, ये वाला बुक में नहीं दिया, लेकिन आपको जो बाकी समझ है रेगुलेटरी बॉडीज की उसमें से आप कर सकते हैं। तो आपको रॉन्ग जो आंसर आप टिक करें तो उसमें पेनल्टी में 1/3 मार्क्स कट जाते हैं। तो पास होने के लिए कभी सारा पेपर तो सॉल्व करना है नहीं। और दूसरी बात, यही सवाल जब आपने पहली बार देखा होगा प्रीलिम्स में तो हॉरर मूवी जैसा लगे, अभी तीसरी बार आप देखो तो पता चले भाई ये तो इतना तो नहीं था जटिल चीज। अब एक और मैं आपको बताऊं, यूनियन गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लेती है, जैसे इनकम टैक्स में 100 रुपए लिए तो यूनियन अपने पास सारा पैसा नहीं रख सकती, क्योंकि हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि एक फाइनेंस कमीशन बनेगा और वो कहेगा नीचे राज्यों को कुछ पैसा आपने देना है। ये 100 रुपये जो इनकम टैक्स में लिया उसमें से कितना देना है, 41% देना है। कितना देना है, 41% देना है। ये तो हर जगह दिया है, चाहे पॉलिटी की आप किताब देखो या टीचर से सुनो, इकोनॉमी के टीचर से सुनो, सबने ये बोला है, बताया है 41 नीचे देना है। अभी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, ये 2025 में पूछा। अभी तो मैंने आपको बोला कितना देना है, नीचे 41% देना है, 45 तो नहीं देना है। सेकंड इज रॉन्ग, ये चला गया, ये चला गया, ये चला, जो बचे जवाब है सी। तो इसमें भी आप समझिए बाकी के जितने डेटा सेट्स हैं ये आपको ना भी पता हो तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, ये थियरी है कि करंट अफेयर्स है? कुछ लोग कहें करंट अफेयर्स जैसा दिखता है, भाई ये थियरी है। फाइनेंस कमीशन जो बोल के गया किताबों में छप चुका है, वो बहुत साल हो गए, ये सब थियरी है। तो बोलने वाले लोग इसको टफ भी बोल सकते हैं, आई वुड कॉल इट इजी। इजी किसके लिए, जो बेसिक इतना तो पढ़ के गया है। और सभी कोचिंग वालों ने और सभी किताबों में ये दिया है। नाउ हर एक जगह, मतलब तुम साबित क्या करना चाहते हो? साबित मैं ये करना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स के इधर उधर के जो अतरंगी सवाल आपको दिखे, तो कश्मीर से कन्याकुमारी कोई उसको सॉल्व नहीं कर पाया। जो भी आपको पास होना है, उसकी रेस में जाना है, यू हैव टू गेट अ ग्रिप ओवर द थियरी। बुनियादी चीज है, मतलब कोई गुप्त किताब बता दो, कोई गुप्त किताब नहीं है, जो है यही है। मतलब सबको पता है कौन कौन सी किताब से क्या करना है। अभी आप ये देखो, ये सब मोबाइल बैटरी, कार बैटरी वगैरह के लिए आपको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, टंगस्टन, कैडमियम, लिथियम वगैरह। अपने पास है नहीं, बाहर से बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है। ये तो हकीकत है। हम कोई कनाडा या सऊदी अरब जैसा देश है नहीं कि जियोलॉजी का इतना समृद्ध हो कि बहुत खनिज अपने पास हो। तो वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट। अभी बस ये एक फैक्ट की मदद से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। गिव यू 30 सेकंड, और जवाब भी मैंने टिक कर दिया है। जस्ट ऑब्जर्व दिस। तो सारे नहीं है हमारे पास, इसलिए एलिमिनेट करेंगे उस हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट, तो जवाब हो जाता है सी। अब ये सब आसान कब लगता है, क्योंकि हम इसको तीसरी बार देख रहे हैं। पहली बार रियल एग्जाम में देखोगे तो यह सब कुछ टफ लगेगा, भाई बहुत फैक्ट पूछ लिए, बहुत छोटा छोटा जनरल नॉलेज पूछ लिया। तो यही सेपरेट करता है एक जिसको टॉपर बनना है और दूसरा जिसको फेल होना है, क्योंकि वो बार बार रिवीजन करके बैठा है, वो जल्दी से विचलित नहीं होता है। एग्जाम की अगली रात वो इतना स्ट्रेस में नहीं रहता, इसको जिंदगी मौत का सवाल नहीं बनाता, सुकून से पेपर देखता है, सुकून से टिक करता है। ये समझो 80-90 मार्क्स लाने, कोई ज्यादा तो मार्क्स लाने हैं नहीं इसमें। अब आपको एक और मैं प्रश्न पूछूं। आप जानते हैं 1-2 दिन से सभी अखबारों में नाचगान चल रहा है कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% की कटौती की, सीआरआर भी कट कर दिया, मैसी ये वो लोन बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो मेरा आपको पूछना, ये तो भाई थियरी है ना। 2-2 महीने पे आरबीआई की ऐसी मीटिंग होती है और 2-2 महीने पे कुछ ना कुछ आता है। आप थियरी फिनिश करो तो फिर आपको तुरंत समझ आया, अच्छा रेपो कम किया तो इसका मतलब लोन सस्ता ही होना है।
तो करंट अफेयर्स की हाय हाय नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है पेपर देख के मैं बोल रहा हूँ, मैं कई सालों से यही बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स की हाय हाय बंद करो। थियरी बुक्स, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, जितनी आप किताबों की लिस्ट बनाओ, जितनी थियरी पढ़नी है वो इतनी भी ज्यादा प्रचंड नहीं है कि आप उसको कंप्लीट ना कर सको। आपके नहीं पर 2-2 महीने का सब डेटा चला गया ना अपना, पूरे साल का इकोनॉमी का डेटा, शेयर बाजार क्या था, मनी का करेंसी एक्सचेंज क्या था, ये रेपो रेट क्या था, वो हर साल सरकारी इकोनॉमिक सर्वे आता है। इस पूरे साल क्या हुआ, अगले साल 31 जनवरी 2026 को उसका सर्वे आ जाएगा। उससे भी पूरा नहीं पढ़ना है। मेरी फ्री सीरीज चलती है Win26 और बाकी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कुछ ना कुछ उसकी पीडीएफ चलाते रहते हैं। तो इट इज अगेन मैनेजेबल। इकोनॉमी भी ऐसी कोई करंट अफेयर्स की हाई हाई चीज है नहीं। तो बात यह है थियरी पे ग्रिप होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब आप कहने नहीं करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स कैसे बर्बाद कर रहा है ये वाला क्वेश्चन देखो, मतलब इसको सॉल्व भी नहीं करने बैठेंगे, इतने साले ईयर्स हम कैसे याद रख के जाने वाले थे। है कि वो 20 सेकंड सिर्फ क्वेश्चन ऑब्जर्व करो कि करंट अफेयर्स में वो कैसा पूछते हैं। 20 सेकंड्स। स्पोर्ट्स के नाम पे देखो, खो खो का उन्होंने ये पूछा तो भारत ने नेपाल को कितने पॉइंट से हराया। अब ये और महिलाओं ने कितने पॉइंट से हराई, ये इतना हम याद रख के जा ही नहीं सकते। खो खो का खुद का जो बहुत ही मैसिव फैन हो वो भी इतना तो याद रख के जा नहीं सकता। तो ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। मतलब आप 1 से 100 क्वेश्चन की लिस्ट बनाते तो ये तो ऐसे हैं जिसको स्किप ही करना है। तीसरा सवाल, चेस का ऐसा पूछा कि ये गुकेश ने किसको हराया, अब वो रशियन प्लेयर का नाम इन्होंने बदल दिया। तो हम इतना कहाँ, मान लो मैग्नस कार्लसन या कोई बड़ी चीज होती थी याद रखते, वो कोई और ही आदमी था। तो ये भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो 3 सवाल तो ऐसे ही स्किप करने पड़ी है। 2025 प्रीलिम की मैं बात कर रहा हूँ। और कश्मीर से कन्याकुमारी जितने लोग थे जो सीरियस थे, जो तुक्के नहीं मार रहे थे, वो स्किप ही करेंगे इसको। फिर आप ये वाला देखो, ब्रिक्स का थीम पूछा 2025 पेपर में, पर तकलीफ ये है कि इसका स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर ये अब इसमें ये शब्द उन्होंने बदल दिया। असल में करेक्ट है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म, नॉट मल्टीकल्चरलिज्म। अब थीम भी समझो, इतने सारे समिट्स की हम एग्जैक्ट तो याद रख के जा नहीं सकते, और फिर भी उसमें तो अब ये सुकून से देखना पड़े और गलती भी हो सकती है। ये करेक्ट भी हो सकता था, रॉन्ग भी हो सकता था। तो ये भी ऐसी चीज है कि इसको स्किप करने की नौबत है, क्योंकि जब तक आपको थर्ड स्टेटमेंट पता नहीं आप पक्का बोल नहीं सकते थे ना। ये सबको देखते हुए आप कहे ठीक है हम सब कुछ याद करके जाएं। देखिए हर एक का एक इंटरेस्ट एरिया होता है। कुछ लोगों को आईआर बहुत पसंद होता है तो वो इसको एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह से कर देंगे। कुछ लोग को इतना याद नहीं रहता, दे विल हैव सम डिफरेंट चैलेंजेस। तो आपके आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो मैं ज्यादा इसमें मेहनत करूँ कि G20 G7 आसियान बीमस्टेक सब कुछ मैं रट के जाऊंगा। हो सकता है अगले साल ना भी पूछे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि करंट इश्यूज को देखना नहीं है। यूक्रेन का युद्ध रशिया के साथ क्यों हुआ, रशिया का ये कहना है कि यूक्रेन नाटो में ज्वाइन करेगा तो हमारी सुरक्षा के लिए ठीक बात नहीं। तो कोर पॉइंट उनका फाइट का क्या है, नाटो। तो नाटो के क्या मेंबर्स हैं और कौन उसमें ज्वाइन कर रहा है, निकल है तो 2022 में से युद्ध चालू हुआ तब से ये चर्चा में। तो अगर यूपीएससी ने इधर 2025 प्रीलिम में पूछा कि इसमें से कितने नाटो के मेंबर हैं, तो अपेक्षित है कि आपको पता होना चाहिए क्या ये करंट अफेयर्स है या ये थियरी है। अब वो तो डिपेंड करता है जिसको जो साबित करना है। ऑलमोस्ट ये थियरी ही है कि नेटो के कितने मेंबर्स हैं, यू हैव टू मेमोराइज। तो ये करना पड़े, मतलब इट इज एक्सपेक्टेड। तो करंट अफेयर्स मोस्टली तो टफ थे, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शंस थे जहां पर हम मैनेज कर सके। आपसे उम्मीद थी कि आप वो रट के जाते, जैसे नेटो मेंबरशिप। ऐसे कुछ और सैंपल देखते हैं। ये क्वांटम कंप्यूटिंग, उसमें गूगल की सुपर कंप्यूटर का दबदबा था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एक मजोराना नाम की सीपीयू या चिप लॉन्च की, कब, फरवरी 2025 में। और मई 2025 में अपनी जो प्रीलिम्स हुई उसमें उन्होंने पूछा। अब आपको सिर्फ ये एक फैक्ट पता हो, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि पता हो, क्योंकि हर जगह, हर कोचिंग, हर न्यूज़पेपर में था माइक्रोसॉफ्ट का नया सीपीयू आया है। सिर्फ ये एक नॉलेज से भी आप एलिमिनेशन टेक्निक से इसको उड़ा सकते थे। आई गिव यू 30 सेकंड।
तो सेकंड इज रॉन्ग क्योंकि वो अमेजोन ने नहीं बनाया, तो उस हिसाब से उड़ा दौड़ा दौड़ा तो जवाब हो गया सी। ऐसा एक और एग्जांपल, भारत में जब भी रेल एक्सीडेंट होता है तो कवच नाम की कुछ सिस्टम है कि वो दो ट्रेन आपस में टकराए नहीं, उसका सब भारत ने इंडिजिनस डेवलप किया है। इंडिजिनस डेवलप किया मतलब वो स्वदेशी है, उसको जर्मनी जापान के साथ मिलके हमने नहीं बनाया है। और हर बार एक्सीडेंट होता है तब अखबार में ही आ जाता है। तो बस आपको ये एक फैक्ट पता हो उस हिसाब से कि कवच जर्मनी के साथ मिलके बने थे, तो रॉन्ग हो गया। और जैसे ये रॉन्ग हो गया तो एलिमिनेशन से जवाब बन जाता है। अगेन आई गिव यू जस्ट 20 सेकंड, इसको ऑब्जर्व करें। तो ये भी क्या करंट अफेयर है लेकिन मैनेजेबल है। बहुत फैक्चुअल पूछा है। कई सारे सवाल ऐसे हैं, नहीं नहीं तो 10-15 या उससे ज्यादा तो ऐसे ही है कि असल में आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए जो ज्यादा ही फेमस था, और उससे आपके 3-4 स्टेटमेंट वाला ये जवाब एलिमिनेट होके आ जाता था। अब कुछ जगह तकलीफ भी हो गई। जैसे आप जानते हैं ये ट्रम्प प्रेसिडेंट बना तो भारत से जो इलीगली वहां पर घुसे हैं उनको वापस भेज रहा है। और वो भेज रहा है तो भी मिलिट्री प्लेन में भेज रहा है, तो बहुत हंगामा हो गया था, हाहाकार हो गया था, ये आपको पता है। तो वो कौन सा प्लेन था? C-17, उसका ग्लोब मास्टर या ऐसा है, उसमें वो भर भर के भेज रहा था। हर एक अखबार में आया है, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हो टीचरों ने भी बात करी हो। तो C-17 क्या है? फाइटर प्लेन है ना, ट्रांसपोर्ट का जहाज है। ओके, दैट मच इज एक्सपेक्टेड, आपको पता हो। अब देखो यहाँ पर तकलीफ क्या हुई। C-17 ग्लोब मास्टर वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है, करेक्ट, ये सबको पता है, आपसे उम्मीद है पता होना चाहिए, ट्रंप ने उसमें सबको भर के भेजा था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मिग F-16 राफेल ये सब फाइटर जेट्स हैं जो नॉर्मली आवाज से भी तेज स्पीड से जाते हैं, यानी कि सुपरसोनिक है। अभी कभी आपने ऐसा नाम सुना IL-76? मतलब होगा पर हमने कभी सुना नहीं, जैसा मिग F-16 राफेल ऐसे तेज फाइटर जहाजों की बात होती है। तो मतलब भले किताबों में आपने पढ़ा ना हो, लेकिन जो आपको पता है उस हिसाब से आप सोचने बैठो तो एलिमिनेट हो जाता है कि ये तो सुपरसोनिक, ये लगता नहीं, ये कुछ और होगा। तो दिस इज रॉन्ग। तो 2 इज रॉन्ग एंड 3 इज राइट। उस हिसाब से सी चला गया और डी चला गया। नाउ वी आर 50-50। ए ओनली 1 भी हो सकता है या बी ओनली 2 भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर समझो स्टेटमेंट के हिसाब नहीं, गिनने के हिसाब से एक वाक्य सही है, 3 में से 2 वाक्य सही है, ऐसा वो पूछ रहा है। अब आप कहे ठीक है तो सिक्का उछालो, 50-50, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डॉर्नियर है वो मैरीटाइम पेट्रोल है या कुछ और है। सच बता तो मुझे भी पक्का नहीं पता। तो अब मैं तुक्का मारूं कि नहीं ये गलत होगा, तो इसका मतलब जवाब होना चाहिए ए, बराबर। या हो सकता है ये करेक्ट हो तो जवाब होना चाहिए बी। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आउट ऑफ 3 आर करेक्ट। करेक्ट हुआ तो 2 मार्क मिलेंगे, रॉन्ग हुआ तो 0.67 चले जाएंगे। अब इधर तक पहुंचते हैं तब तकलीफें शुरू होती है। जैसे मैं तुक्का मार मतलब मैं जब ये पेपर मुझे मिला एग्जाम के बाद, तो मैंने सोचा इसमें मैं तुक्का मारता हूँ। तो मेरा ये मानना था कि डॉर्नियर असल में एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, क्योंकि कई बार ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट डॉर्नियर ऐसा मैंने कहीं सुना या पढ़ा है अखबारों में। तो मुझे लगा ये फर्स्ट रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन असल में ये राइट है। इसलिए मेरा जवाब गलत हो जाएगा क्योंकि राइट तो ये है। तो 1 एंड 3 इज करेक्ट, मतलब 2 वाक्य सही हैं, तो जवाब होना चाहिए बी ओनली 2। तो यहाँ मेरा जवाब गलत हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं खुद जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मुझे टिक नहीं करना चाहिए था। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट। आजकल जो पेपर निकलते हैं पिछले 3-4 सालों से, उसमें तुक्के नहीं मारो तो आपका स्कोर सलामत रहता है। यहाँ आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपको टिक करना, यहाँ आपसे ये उम्मीद थी कि आप फालतू का रिस्क ना लो। अब बाकी सब तो सबका सॉर्टेड ही होता है कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इधर उधर से सब लोग पढ़ के ही जाते हैं। दुखती नस क्या है? साइंस टेक्नोलॉजी। साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर आप समझो एक होती है थियरी और दूसरा होता है करंट अफेयर्स। अब इस बार थियरी के सवाल कम ही थे, जो पूछे गए 1-2
मतलब और भी 2-3 होंगे, सैंपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता है मैं बात क्या कर रहा हूँ। आई गिव यू 30 सेकंड, हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आप ये 2 क्वेश्चन ऑब्जर्व करो। टेन मोर सेकंड्स। तो इस टाइप के पूछे गए। असल में जो भी थोड़ी बहुत तैयारी करता है साइंस की तो मैनेजेबल है, ये इतना जटिल नहीं है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर लेवल का है, लेकिन बाकी जो भी किताब या कोर्स आप करके गए हूँ पॉसिबल। सामने जो उन्होंने करंट अफेयर्स में पूछा वो सब क्या कि ये CL20 HMX ये सब क्या है, एक्सप्लोजिव है। अब इतना सब पढ़ के जाना, याद रख के जाना मुश्किल है। दिया तो होता है, द हिंदू में दिया होता है, उसमें से हो सकता है करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइलों में भी दिया हो, याद करके जाना मुश्किल। फिर कि ये जो 3-4 स्पेस मिशन है, एक्सियोम, स्पेस एक्स, गगनयान, इसमें से कितने में माइक्रोग्रेविटी का रिसर्च हुआ? अब आप कहें हाँ चलो तुक्का मारते हैं ऑल 3, भाई ना भी हो सकता था, बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि पेयर टाइप का सवाल हो गया। तो करंट अफेयर्स का जितना चला, मतलब इस बार बात ऐसी है कि साइंस टेक्नोलॉजी इन 2025 प्रीलिम्स, उसमें जो थियरी होती है एनसीईआरटी लेवल की या उससे थोड़ी आगे की, वो कम ही पूछी है। ज्यादातर प्रश्न ऐसे हैं जो साइंस टेक के करंट अफेयर्स वाले थे, और उसमें भी ज्यादातर ऐसे जो द हिंदू से उठाए हो, और द हिंदू से भी उठाए तो 2 साल पहले 3 साल पहले कुछ दिखाओ, ये सब चलता रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर दें, डू नॉट गिव अप टू क्विकली। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। जीपीएस आप समझते हैं कि ये सब आपके मोबाइल में दिखाता है, आप यहाँ खड़े हैं, अभी ओला उबर का टैक्सी आएगा, डिलीवरी बॉय आएगा स्विगी जोमेटो से, ये सब क्या जीपीएस है, अमेरिका का होगा। भारत में का अपना स्वदेशी भी ऐसा बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गगन। अभी इससे आप समझे तो टैक्सी भी चलेगी, एरोप्लेन भी चले, ट्रक में भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। 10 मोर सेकंड्स। अब देखिए यहाँ पर 100% एलिमिनेशन नहीं हो रहा है अपना, हम सिर्फ इतना एलिमिनेट कर पाए कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। वो क्या कहता है, नहीं प्लेन में ही चलेगा, बाकी टैक्सी ट्रक में नहीं चलेगा, ये तो गलत है ना, सब जगह चल सकता है। तो 3 रॉन्ग, उस हिसाब से ए चला गया और बी चला गया। तो नाउ वी आर 50-50। सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, दोनों में फर्स्ट स्टेटमेंट तो कॉमन है कि एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी मिलेगी, तो आपको मानना ही पड़ेगा हाँ मिलेगी। अब जो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है कि इससे ज्यादा यूनिफॉर्म और हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, तो ये भी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप समझो इसरो ने या जिसने भी गगन बनाया है जीपीएस जैसा, क्या उसने प्रेस स्टेटमेंट में ऐसा बोला होगा कि नहीं इससे एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो सकता, बुरा हो जाएगा? ऐसा तो कोई थोड़ी बोलेगा। तो स्वाभाविक है ये करेक्ट होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट होना चाहिए, और फर्स्ट तो करेक्ट है ही, तो जवाब क्या होगा, डी, 1 and 2 ओनली। तो माई पॉइंट इज डोंट गिव अप टू क्विकली, थोड़ा दिमाग को कष्ट दो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं फालतू के तुक्के लगाओ जहां पर बिल्कुल लॉजिक ना बैठ सके। अब जैसे ये था, लेट मी गो बैक, डॉर्नियर ट्रेनिंग पे एयरक्राफ्ट है या पेट्रोलियम पेट्रोल मतलब गश्त लगाने वाला है, तो ये तो एकदम फैक्ट हो गया ना, इसमें लॉजिक क्या लग सकता है? तो वहां तुक्का नहीं मारना चाहिए था, यहाँ मारना चाहिए था। तो ये अपनी स्किल सेट कैसे डेवलप होगी? तब बेसिक आप थियरी पढ़ाई खत्म करेंगे, और भी जो जितना अच्छा पढ़ सके पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। इससे ज्यादा सीक्रेट बात क्या हो सकती है, कोई नहीं है। एनीवेज, तो साइंस टेक में क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? 11-12 की एनसीईआरटी, खासकर केमिस्ट्री का जो पॉल्यूशन रिलेटेड चैप्टर्स है
बायोलॉजी के अंदर जो भी पशु पक्षी की अलग अलग फैमिली और ये सब होता है, और साथ ही साथ बायोटेक और उसके साथ जुड़े रिसर्च, ये तो खास देखना चाहिए। कुछ लोग बहुत वीक हैं, वायरस और फंगी बेसिक नहीं पता, तो 7 से 10 की भी देख सकते हैं, पर उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना ठीक है नहीं। 11-12 का कुछ तो पता होना चाहिए। इसका मैं कारण बताऊं, लेट मी गो बैक हियर। ये जो पूछा है वायरस का, ये सब इन्फेक्ट बैक्टीरिया और ये सब, ये ऐसी चीज है कि आपको 11-12 की बायोलॉजी का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए वायरस का, तो सॉल्व हो सकता है। और आप ऐसा मत मान के चलो कि आर्ट्स कॉमर्स वाले नहीं करते होंगे। 2-3 अटेम्प्ट फेल होने के बाद सब लोग सब लाइन पे आ जाते हैं और सब करने बैठ जाते हैं। तो पढ़ो। फिर ये नैनो टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब कंटेम्पररी इश्यूज का क्या? इसमें एक तो विकल्प हो सकता है कि बड़े जो भी पब्लिशर हैं उसकी जो भी किताबों वो देखी जाए, लेकिन इसमें एक तकलीफ मुझे आजकल ये दिखती है, साइंस टेक की किताबें कम बिकती है। तो अब क्योंकि सेल्स उसमें कम आती है, इस कारण से क्या वो फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं करते, क्योंकि पुराना ही छाप के रखा, वही स्टॉक नहीं बिका तो नया क्यों करे। और सामने रॉयल्टी में भी आजकल ऐसा है, रॉयल्टी कितनी मिले, कोई भी किताब लिखो यूजुअली आपको 10% रॉयल्टी लेखक को पब्लिशर देता है। अब लेखक कौन होगा? कोचिंग का टीचर, साइंस टेक की किताब के लिए। अब वो सोचने बैठे भाई मैं ये लिखूंगा तो भी 1000 कॉपी तो मुश्किल से बिकनी है, और उसमें से मुझे कितनी रॉयल्टी आएगी, उसमें जीएसटी इनकम टैक्स काटो तो कुछ है नहीं, तो मैं क्यों मेहनत करूं। इसलिए जो बहुत ही प्रतिभावान टाइप के टीचर होते हैं वो किताबों में आजकल पढ़ते नहीं। एक जमाने में पढ़ते थे जब यूट्यूब वगैरह नहीं था, क्योंकि तब उन्हें अपनी ख्याति पहुंचाने के लिए किताबें लिखनी पड़ती थी। अब तो ऐसे आप यूट्यूब वगैरह पे अपना जो भी वीडियोस बनाते रहो, लोग आपको जान जाएंगे। तो बुक एज अ सोर्स ऑफ मतलब प्रमोटिंग योर सेल्फ वो अब रहा नहीं। इस कारण से ऐसी किताबें आप देख सकते हैं, मैं रोक नहीं रहा। इसमें तकलीफ ये है, दे आर नॉट एज फ्रीक्वेंटली अपडेटेड। कई सालों से वो अपडेट नहीं हो रही है, क्योंकि अब ना पब्लिशर को इतना दिलचस्पी बचा है, ना लिखने वाले लेखकों को दिलचस्पी बचा है। और इसमें भी द हिंदू के सारे जो इंपॉर्टेंट 1-2 साल के अपडेट्स हैं वो आते नहीं। ये एक इसकी मतलब तकलीफ है। तीसरा, द हिंदू, द देखिए इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों के अंदर, दोनों ही अच्छे अखबार है, पर साइंस टेक की जो बात है तो सीधे सवाल लिफ्ट होते हैं द हिंदू से। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा ये ज्योग्राफी पॉलिटी बाकी सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन फिर भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं क्या नया करूं, तो यही नया हो सकता है, द हिंदू पढ़ो। उसकी मैगजीन और करंट अफेयर्स पीडीएफ में समरी भी आती है, लेकिन कई बार ये मैगजीन पीडीएफ वाले क्या करते हैं, वो एक टारगेट लेके चले कि हमको 100 पेज के अंदर इस महीने का मैगजीन खत्म करना है। तो द हिंदू में काफी सारी जो टेक्निकल साइंस टेक की बातें आई वो ओमिट कर देंगे, क्योंकि या तो उसको खुद इतना समझ नहीं, या फिर वो समरी में एक आध लाइन का लिख देगा जिससे सवाल सॉल्व नहीं हो सके। तो दीज आर चैलेंजेस। और क्या हो सकता है कि चलो एनसीईआरटी खुद से देख लेंगे, बाकी जितना है उसके अंदर कोई अच्छे कोचिंग क्लास के लेक्चर नोट्स पीडीएफ्स देख लेंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो अब तक जितने सब्जेक्ट की बात करनी है उसमें से एक सब्जेक्ट की बात खत्म हुई, दैट इज साइंस। अभी बाकी भी हैं सब्जेक्ट, वो सारे हम पढ़ेंगे। आप सबको एक सलाह है, पहली मोहब्बत पीवाईक्यू से करो, रैंडम मॉक टेस्ट से नहीं। रिपीट होते हैं, इस बार ऐसे दो एकदम इजी वाले रिपीट हुए हैं, कुछ टफ भी रिपीट हुए हैं, लेकिन दो क्वेश्चन छोटी बात नहीं है। 2 क्वेश्चन का मतलब होता है 4 मार्क। जो कट ऑफ में नहीं आते वो 2-4 मार्क के लिए नहीं आते, जो सीरियस होते हैं। लेट मी शो यू। देखिए ये टॉपिक वाइज प्रीवियस पेपर्स इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक है unacademy.com/content/upsc/download। उस पर आप जाके ये भी इंडिया ईयरबुक की समरी भी, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यार जो क्वेश्चन रिपीट हुए मैं आपको बताऊं, रिपीट हुए मतलब ऐसा नहीं वर्ड बाय वर्ड कॉपी करके वापस पूछा। वो क्वेश्चन जो पूछा था उसको सॉल्व करने के लिए आप जितनी थियरी घर से समझ के जाते, तो फिर 2-4 साल बाद वापस जब रिपीट हुआ तो आप उसी ज्ञान को इस्तेमाल करके एलिमिनेशन लगा के उसे सॉल्व कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक संस्था है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, PNGRB। ये कभी इतनी फेमस थी नहीं कि कोई इसे तैयार करके जाए। आपको इंडिया ईयरबुक में दिया है, लेकिन इतना फेमस नहीं था कभी कोई तैयार करके जाए। फिर इन्होंने एक बार पूछ लिया 2019 में, तो उस वक्त पूछा तो उसके बाद के सालों में तो टीचर को भी और स्टूडेंट को दोनों से एक्सपेक्टेड है कि भाई पढ़ लो क्या है ये चीज। बात ऐसी, एक पेट्रोलियम रिफाइनरी है जैसे रिलायंस रिफाइनरी, तो वो कहीं से ऑयल मंगवाते हैं सऊदी अरब से या आसाम से,
तो वो ऊपर से जितना माल आता है दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम को रेगुलेट करने के लिए कोई डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा। फिर रिफाइनरी से उन्होंने जो भी पेट्रोल और गैस बनाया, नीचे वो बेचेंगे पेट्रोल पंप पे, उसे क्या कहते हैं हम, डाउनस्ट्रीम। ये जो पीएनजीआरबी संस्था, इसका काम क्या है, जो डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी है नीचे वाली, मतलब रिफाइनरी में प्रोडक्शन हो गया और उसके नीचे अब क्या होगा, उसको रेगुलेट करना, क्या क्वालिटी, क्या प्राइस, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, क्या सेफ्टी, वो सब कुछ देखते है ये संस्था। तो 2019 में पूछा, उसके बाद 2025 में वापस पूछा। अब 19 में जो पूछा उसको हम सॉल्व नहीं करने बैठेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आया तो किसी को पता नहीं था। वो आया फिर सॉल्व करो और फिर उसको याद रखो कि अच्छा ऐसा भी पूछते हैं। वो अगर आपके पास ज्ञान होता तो 2025 का सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको अब तो इतना पता है कि ये डाउनस्ट्रीम का काम देखता है, बराबर, नीचे की चीजों का। तो वही वो पूछ रहा है कि इनमें से कितनी एक्टिविटीज को ये देखता है। हम इसको सॉल्व नहीं करने बैठेंगे, पर मैं आपको 20 सेकंड देता हूं, आप जल्दी से क्वेश्चन ऑब्जर्व करो कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू पीवाईक्यूज। हम्म। तो क्योंकि पूछा उसके बाद हम पढ़ने बैठे, तो अब तो सॉल्व हो ही सकता है कि डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी देखता है तो सेल डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा, ऊपर प्रोडक्शन नहीं देखेगा, तो जवाब उसका हो जाएगा बी। तो आई वुड टर्म दिस एज अ इजी क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का ईयरबुक में जितना जितना पूछा गया आपसे, आप उतना भी अगर पढ़ के जाओ तो ये मैनेजेबल है। ऐसा एक और एग्जाम्पल, जो खनिज है, मिनरल्स, उसका सब काम असल में यूनियन के हक में आता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इतने सारे मिनरल्स हैं कि सबका वो सब काम देखेगा तो लंबे हो जाएंगे। तो बहुत सारा काम नीचे डेलीगेट कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, तो लिस्ट बनाई गई। लिस्ट का नाम है मेजर एंड माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स में जैसे न्यूक्लियर, पेट्रोलियम, एनर्जी, मेटल, ये सब केंद्र ने अपने हाथ में रखा। और ये जो सैंड, क्ले वगैरह, जो रेती बालू ऐसा है, ये सब माइनर गौण खनिज है, ये सब स्टेट तुम देख लो। अब ये जो रेगुलेशन है इसके बारे में 2019 में पूछा, और लगभग ऐसा ही मिलता जुलता सवाल उन्होंने वापस 2025 में पूछा। इसको हम सॉल्व नहीं करने बैठेंगे, बट आई गिव यू 30 सेकंड, आप ऑब्जर्व करो कि लगभग मिलता जुलता वही वापस पूछ लिया है। 30 सेकंड्स। लगभग लगभग मिलता मिलता सवाल है। आपके अपन पूछा कि इधर से सोर्स मैपिंग करो, तो सरकार की इंडिया ईयरबुक के अंदर कुछ कुछ इसमें से बातें हैं। और वो ना भी करो तो भी भाई, क्योंकि पूछा है तो कुछ तो आप पढ़ के जाते हो, उसी हिसाब से तो आप मैनेज कर सकते हैं। उसी प्रकार ये जो वायरस का हमने क्वेश्चन देखा, तो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक, वायरस क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये कई बार वो अलग अलग प्रकार से पूछ चुके हैं। मैं सारे सवाल इधर पेश नहीं करता क्योंकि स्लाइड बहुत कंजेस्टेड हो जाएगी। लेकिन आप देखो 2013 में जैसा पूछा कि वायरस ये नहीं कर सकता, ये कर सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसे ही 2025 में कि वायरस ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो उसको देख के भी थोड़ा वायरस का कैरेक्टरिस्टिक हम करते हैं, कुछ तो हो सकता है। अब आई वुड टर्म दिस एज मीडियम, क्योंकि पेयर टाइप का सब उसने पूछा, मीडियम टू टफ कहूंगा मैं। तो रिपीट हुए उसमें एटलीस्ट दो तो मैं कहूँ इजी, क्योंकि लगभग लगभग उसी ज्ञान से आप मैनेज कर सकते थे। वायरस वाला मीडियम, हालांकि कुछ पीवाईक्यू रिपीट तो हुए लेकिन वो टफ, जटिल करके उसने पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, औरा घट्टा, ये क्या है, ऐसा बैल से वो ये गोल गोल पहिया घूमता है और उससे पानी की सिंचाई होती है। तो वाटर विल यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, ये करेक्ट आंसर है। ओके, चलो हम याद रखे जाए कि अच्छा ऐसा, ये जो भी बैल है उससे घूम के ये सिंचाई का कुछ साधन है, कुएं में लगाते हैं। अब आप देखो 2025 में उसने पूछा
तो सारे ऑप्शन आप पाएंगे वाटर बकेट रिलेटेड टर्म्स हैं। तो अगर एग्जैक्ट याद नहीं हो तो ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सभी मिलता जुलता ही दिखता है। आई गिव यू 20 सेकंड, आप ऑब्जर्व करें। देखिए, मान लीजिए पिछले 10 साल में या 20 साल में 25 ऐसे मिडिवल डिक्शनरी के टर्म्स पूछे हो, आपके इतने हम रटके जाते। रटके भी जाते तो भी मुश्किल था ना, क्योंकि तब ये एक चीज नहीं है, 100 सवाल हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। हर एक का आपको या तो मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी है तो रियल एग्जाम में याद आ जाए कि इनमें से एग्जैक्टली कौन सा, ये मुश्किल है। क्योंकि सब में मिलता जुलता है भाई, वाटर और ब्लॉक का कुछ तो था, पर एलिमिनेट करना मुश्किल हो जाता है, सो टफ। उसी तरह कुछ बार आप देखते हैं अच्छा पैटर्न के हिसाब से ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन असल में जब वो रिपीट भी हो जाए तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2024 में ऐसा पूछा कि कैशू पपैया रेड सैंडर्स, इसमें से कितनी भारत में पाई जाती है। मतलब वो भारत की खुद की प्रजाति है, विदेशी कोई पोर्टुगीज या अंग्रेज अपने साथ लेके नहीं आए प्लांट। अगर ठीक है, इतना याद करके जाएंगे। अब वो रिपीट 2025 में हो ऐसा कि पपैया पाइनएप्पल गुआवा, इसमें से कितने पोर्टुगीज भारत में लेके आए, और वो भी पेयर टाइप का। तो ये तो एकदम बर्बाद करने वाला क्वेश्चन है, दो कारणों से। एक, मान लो पोर्टुगीज नहीं और फ्रांसीसी लेके आया होता तो इतना तो हम रट के नहीं जा सकते। सेकंडली, एनसीईआरटी में ये तीसरा वाला दिया नहीं। देखिए, एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, तो निर्विवाद बात है। 11 12 की जो भी हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपके में रट के गया। अब तकलीफ देखो कि उधर ये दिया है कि ये जो भी बाहर से आया उसमें पाइनएप्पल एंड पपैया भी बाहर से आया था, लेकिन गुआवा नाम का फल उसमें दिया नहीं लिस्ट में। तो है भी और नहीं भी हम पक्का नहीं बोल सकते। और इसने पूछा ऐसा कि आउट ऑफ दिस 3, पपैया पाइनएप्पल और गुआवा में से कितने पोर्टुगीज लेके आए थे। तो इट इज टफ। आइडियली इसको क्या करना चाहिए, इसको स्किप करना चाहिए। भले आप कहे नहीं नहीं, पीवाईक्यू हमने देखे तो हमको पैटर्न के हिसाब से पता है, ऐसा पूछते हैं इसलिए हम चैट जीपीटी को पूछ के एक लिस्ट बना लेते हैं कि विदेश से कहाँ से कौन कौन सा फल फूल और जानवर लेके आया था। चैट जीपीटी से पूछ के लिस्ट बनाते हैं। भाई फिर ये हो सकता है कि अगले साल वो पूछे ही नहीं, क्योंकि 2 साल कंटिन्यूअसली वो पूछ चुके हैं, 24 में भी और 25 में भी। ऐसा हुआ था कुछ साल पहले, घोड़े की प्रजाति का पूछने लगे, या ये वाला भैंस किधर पाया जाता है कौन से राज्यों में, ऐसा पूछने लगे तो सब लोग रट के जाते थे, फिर दूसरे साल पूछा ही नहीं। उसी तरह पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जरावा शॉम्पेन वगैरह जो अंडमान निकोबार आदि आइलैंड में पाए जाते हैं, तो कंटिन्यूसली कुछ बार सवाल आए तो सब लोगों ने हाँ जी, हर एक राज्य में जितने पीवीटीजीएस हम रट के जाएंगे, फिर सवाल आने बंद हो गए। तो एक हद तक करना चाहिए, इसलिए समझो अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस का हर जगह पर आप बहिष्कार करें। पीवाईक्यू करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, उस हिसाब से थियरी पढ़नी चाहिए, हाँ, पर बहुत एक्सेस नहीं। मॉक टेस्ट देने चाहिए, हाँ देने चाहिए, पर क्या बाकी चीजों का भोग देके विदाउट स्टडिंग एनीथिंग और सब पूरा दिन मॉक टेस्ट देने चाहिए, नहीं। अवॉइड एक्सट्रीम्स एवरी डे। एक और चीज, हिस्ट्री। हिस्ट्री में चीज ये हुई कि 2022 से 24 के आप पेपर देखे तो इतना टफ रैंडम इधर उधर से पूछने लगे एंशिएंट मिडिवल का कि कोई सवाल ही नहीं कर सके, नॉर्मल बुक में दिया ही नहीं। तो स्वाभाविक है फिर विद्यार्थी क्या सोचे कि अभी स्किप ही करना पड़ेगा, हमें नहीं पढ़नी है, विच इज एक्सपेक्टेड, उसमें विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है। अब 2025 में हुआ ये कि थोड़ा रीजनेबल पूछा उन्होंने, और फिर भी आपको पढ़ना तो वैसे भी चाहिए, क्योंकि मेंस में जो पेपर 1 है जीएस, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी आती है, उसका 1/3 तो यही पूछते हैं हिस्ट्री, तो पढ़ना तो पड़े। और निबंध में भी थोड़ा पूछते हैं। तो हिस्ट्री में कंप्लीटली नहीं पढ़ूंगा, स्किप करूंगा, ये सबसे आप बचे। इस बार जो आए वो नॉर्मल इजी मैनेजेबल टाइप के ज्यादातर सवाल थे, कि जैसे ये डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो में पाई गई, वो क्या ब्रॉन्ज में बनी है, वो सब एनसीईआरटी में दिया है। फिर ये फाहिन आया, उस वक्त राजा कौन था, ये सब भी एक्सपेक्टेड है, ये तो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर ये मैरी टाइम स्टेट पे, मतलब विदेश में मलय पेनिनसुला में कोई राज्य था, उस पे भारत के कौन से राजा ने आक्रमण किया। तो हिस्ट्री में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो चोला साम्राज्य है
उसके पास नेवल पावर बहुत ज्यादा था। तो इसमें कौन सा जगह, तो चोला होना चाहिए, हो गया। टी, इजी क्वेश्चन। मतलब इट इज एक्सपेक्टेड, आपके मैंने नहीं तैयार किया भाई, बाकी लोग तैयार करके जाते। गांधी जी ने हरिजन उत्थान के लिए काम शुरू किया, कब से किया, या उसके आसपास की कौन सी घटना थी? तो जवाब है पूना पैक्ट। हिस्ट्री मैंने कई सालों से नहीं पढ़ा क्योंकि मैं अब इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी याद है कि हाँ, ये तो वर्ड एसोसिएशन से यही जवाब है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जब आप ये सब शुरू करते हैं उसी प्रकार, जस्ट अ मिनट, मित्रों, इसको कहते हैं कटिंग द कॉर्नर्स। अंग्रेजी में ये शब्द प्रयोग का मतलब होता है कि कोई आपको कुछ बेच रहा है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है और उसमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करे। खासकर कोचिंग के नाम पे ये जो टैक्सी ड्राइवर आ गए हैं, जिनको जल्दी से जल्दी मैं कैसे इस पैसेंजर को उतार दूं और नया मुझे पैसेंजर मिले, मेरा मीटर चलता रहे। ऐसे लोग जब कोचिंग के कोर्स बनाते हैं, बेचते हैं, तो ऐसा ही करते हैं। 30 लेक्चर में जो पढ़ाना है 10 लेक्चर में निपटा के आपको उतार देते हैं। जबकि प्रीलिम्स में जिस प्रकार की चीज़ें पूछी जा रही है तो लंबी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। अब खासकर जब आप एकदम सस्ते कोर्सेज में ज्वाइन करते हैं, तो ये ज़्यादा चांस रहता है कि आप ऐसे ठगों के भ्रमजाल में फंस जाएंगे कि जो आपको बहुत कम पढ़ाएंगे। उनके पास जो टीचर्स का लाइनअप होगा वो सब एकदम नौसिखे नूब टाइप के टीचर्स होंगे, और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस बेचे जाएंगे, वो भी ऐसा 2-5 साल पुराना रिकॉर्डेड हो, जिसमें चीज़ें को अपडेट ना किया गया हो। डाउट रेजोल्यूशन की व्यवस्था नहीं होगी। मेंस का उसमें मॉड्यूल नहीं होगा, उसके अलग पैसे, मेंस आंसर राइटिंग के अलग पैसे, सीसेट के अलग पैसे मांगे जाएंगे। तो हमेशा आप ऐसा सब सस्ता ढूंढने जाते हैं तो ये होता है। ये बात भी सही है कि इसके ऑपोजिट में हम कोई लाख रुपए की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मिडल पॉइंट क्या होना चाहिए? 50,000 नहीं, 30,000 नहीं, केवल 17,999 में अन अकेडमी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, जिसमें थियरी, करंट, प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट सब कुछ पढ़ाया जाता है। नोट्स, पावर पॉइंट की व्यवस्था, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, प्रीलिम के मॉक टेस्ट सब कुछ शामिल है। इसमें डाउट रेजोल्यूशन भी करवाया जाता है। और अन अकेडमी के इस पूरे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से पिछली यूपीएससी सीजन में 80 से ज़्यादा टॉपर सिलेक्ट हुए हैं। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, डेटा के साथ हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे रैंक 9 आदित्य जी, आपने 1000 घंटे से ज़्यादा अन अकेडमी के लेक्चर्स देखे थे, 30 से ज़्यादा आपने मॉक टेस्ट दिए थे। अब आप समझिए 2026 यूपीएससी की आपको तैयारी करनी है और शून्य से करनी है तो कम से कम 8-9 महीने तो लग जाएंगे। जिनको आपको ठगना है वो तो कहने नहीं 3 महीने 6 महीने का काम है। लेकिन वो बात ऐसी है कि स्कूल कॉलेज से लेके आपकी एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आदि चीज़ों पर कितनी बुनियाद स्ट्रांग है या वीक है, तो सब मान के चलो 8-9 महीने तो लग ही जाने, क्योंकि आपको ऑप्शनल भी देखना होता है और उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। अब कुछ लोग डिसीजन नहीं लेते और उसके चलते प्रीलिम एग्जाम के 3 महीने बाकी हो तब तक उनका कुछ तैयारी सब अस्त व्यस्त, फ्रेगमेंटेड रहती है। फिर वो ढूंढते हैं कि अब मैं क्या करूं, 25 दिन में पैसा कैसे डबल हो जाए, और वो ऐसे ठगों के जाल में फंसते हैं, क्रैश कोर्स, मैराथन वगैरह में। तो आपको ढंग से तैयारी करनी है, प्रीलिम पास हो सके ऐसी व्यवस्थित तैयारी करनी है, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़िए और अन अकेडमी आपके साथ है। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। डिस्काउंट कोड याद रहे, mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप ये सब हिसाब किताब निकालना शुरू करो, 20 से 25 तो ऐसे सवाल हैं कि सीधे रूटीन बुक से या जो एक्सपेक्ट किया जाता है हर एक सीरियस स्टूडेंट से कि आपको पता हो, इतना तो मैनेजेबल है। उसके ऊपर तो पॉलिश मारना है, एलिमिनेट करना है, वो तो है ही, उसकी भी लिस्ट हम देख ही रहे हैं। बट दिस इज द सीन। अच्छा, तो हिस्ट्री की क्या बुक लिस्ट हो सकती है? 11-12 की जो भी एनसीईआरटी, मेरे ख्याल से 12 की है, उसमें वो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1-2-3, उसमें एंशिएंट, मिडिवल और फ्रीडम स्ट्रगल है। लेकिन उसमें एक तकलीफ है, मध्यकाल के जो भी राजा हैं, दिल्ली सल्तनत और ये सब, उसका उतना अच्छा उसने नहीं दिया है, फैक्ट्स जितने पूछे जाते हैं या जितनी आपको खबर होनी चाहिए। तो तमिलनाडु की जो बुक है, जो फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज बेटर। फ्रीडम स्ट्रगल स्पेक्ट्रम से करो, उसके ऊपर जो पूछे भगवान मालिक है। प्रश्न कुछ बार आते हैं एडवांस लेवल के, अपन वो करने बैठे तो आपका बाकी सब छूट जाएगा। कुछ बार करंट अफेयर्स भी आते हैं कि किसको यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस मिला, तो वो मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल वगैरह से देख लीजिए। मेंस के अंदर 2 चीज आती है, आजादी के बाद का भारत और विश्व इतिहास। उसका स्वाद लेने के लिए तमिलनाडु की मेरे ख्याल से क्लास 12 की जो बुक है, दैट इज बेटर, क्योंकि एनसीईआरटी के मुकाबले उसने ज्यादा ठीक क्रोनोलॉजी तरीके से दिया है, पर उससे सिर्फ टेस्ट डेवलप होता है। जो मेंस में असल पूछा जाता है
उसके लिए बेहतर होगा किसी एक्सपीरियंस टीचर के नोट कोर्सेज वगैरह आप देख लो, या जो भी पीडीएफ कुछ मिले, दैट विल बी बेटर, क्योंकि थोड़े एडवांस लेवल के सवाल आते हैं। अभी इसके अबव एंड बियॉन्ड जितने करने की आप कोशिश करें तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक है जो भी 600-800 पेज, अब हर एक पेज में मान लो उसने 20-20 फैक्ट दिए हों, 600 और उसमें 600 पेज है, हर पेज पे 20 फैक्ट होंगे, क्योंकि आर्ट कल्चर आप जानते हैं हर लाइन में फैक्ट डाल सकते हैं, ये ऐसा है मंदिर, उसका ऐसा मीनार है। 6 12 1 2 3 12,000 फैक्ट रट के जाओ और आपका एक एमसीक्यू सॉल्व हो, तो इट इज अ पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस बार तो मॉडर्न मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के ज्यादा सवाल आ गए थे, तो ये भी थोड़ा अलग पेपर निकला, बट दैट इज द नेचर ऑफ यूपीएससी। लेकिन खैर हिस्ट्री को आप ना स्किप करें, ऐसी मेरी सलाह है। फिर एक खास किस्म के सवाल आते हैं जिसको मैं कहता हूँ ईयरबुक इन्फॉर्मेशन। ईयरबुक इन्फॉर्मेशन मतलब ये मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें ये आते कहाँ से, तो सरकार की खुद की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसकी हर साल किताब आती, भारत या इंडिया ईयरबुक आती है। तो ये कितना मैनेजेबल है, देखिए कुछ जगह ऐसा है 50-50 ट्रिक्स लगा सकते हैं, कुछ जगह एकदम टफ है, क्योंकि सारे जो फैक्ट्स पूछे उसने 3-4 ऑर्गेनाइजेशन पूछे हों, उसमें से 2 दिए हों और बाकी तीसरा चौथा स्टेटमेंट ना दिया हो बुक में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसको हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, जस्ट ऑब्जर्व दिस। ये 2 सवाल उन्होंने पूछे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टाइप के, और भी पूछे पर ये 2 तो पूछे। आई गिव यू 20 सेकंड, जस्ट ऑब्जर्व, सॉल्व नहीं करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन संपूर्ण बर्बाद कर देने वाला, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन कौन सा कानून लागू करता है और कौन से मंत्रालय में बैठता है। इसमें समझो एलिमिनेशन से भी परेशान हो जाए आप। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इट इज एक्सपेक्टेड, आपको पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो लगता है, लेकिन फिर आपको पता, अच्छा ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का ये देखता है या कोई और देखता है, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। और उसी तरह ये जो डायरेक्टरेट जनरल सिस्टम डेटा मैनेजमेंट, अब वो कौन से मंत्रालय में है, ये इधर नहीं होके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में भी हो सकता था, या क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, तो काफी टफ हो जाता है। इंडिया ईयरबुक की समरी वगैरह आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये वाला लिंक है unacademy.com/content/upsc/download। बट एक हद से ज्यादा ये जो मैंने बताया इस प्रकार के क्वेश्चन के चलते आरओआई आपको एक हद से ज्यादा दिखेगा नहीं, पर हाँ बेसिक तो पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आप एलिमिनेट कर सके कि ये मिनिस्ट्री और ये डिपार्टमेंट है। अब एक योजना आई कि आप घर पे सोलर पैनल लगाओ तो उसमें आपको बैंक वाले सस्ते ब्याज पे लोन देंगे, सरकार आपको सब्सिडी देगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये 2024 के बजट में आई थी। अभी क्वेश्चन आप पहले देखो, सॉल्व तो मैंने कर दिया है, आई गिव 20 सेकंड, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये असल एग्जाम में टफ कैसे हो जाता है। हम्म ये असल एग्जाम में टफ इसलिए है क्योंकि ये जो स्कीम लॉन्च हुई वो बजट में लॉन्च हुई 2024 फरवरी। अब जो इंडिया ईयरबुक 2024 की है समझो, वो उससे पहले ही छप चुकी थी, इट वॉज पब्लिश्ड ऑलरेडी, तो उसमें तो वो योजना है नहीं। उसके बाद वाला ईयरबुक आया 2025 वाला, उसमें वो योजना है चैप्टर 22 एनर्जी में, पर तकलीफ ये है कि सारे फैक्ट दिए नहीं है कि 1 करोड़ पैनल लगाएंगे और 3 लाख रिपेयरमैन को ट्रेनिंग देंगे। मैंने इकोनॉमी में योजनाएं पढ़ी करेक्ट, लेकिन मेरे खुद के नोट्स में ही मैं कबूल करूं कि भाई ये 2 चीज तो मैंने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ईयरबुक में मुझे ही नहीं दिखी 1 करोड़ पैनल लगाए और 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग देंगे। तो इसको सॉल्व करना इसलिए मुश्किल है। हाँ क्या नहीं, उधर डीए हाँ हाँ हमें टिक कर दे, भाई वो गलत भी हो सकता था। 2016 में तुक्के लग जाते थे कि ऑल करेक्ट कर दो और आपका सब करेक्ट हो जाए। 2025 तक आए तो कई जगह पर ये काम नहीं करता है।
तो देयरफॉर आसान सी चीज है, लेकिन फिर भी ये मुश्किल लगती है। एनीवेज, अब तक आपको अंदाजा आ गया होगा कि मैं बात क्या करना चाहता हूँ, कि किस हद तक हमें खुद को खींचना है और किस हद पे स्किप कर देना है, और कितना ह्यूमनली पॉसिबल है, कितना आउटसाइड पूछा जाता है लेकिन टिक नहीं करना होता है। अब इसके बाद जो स्लाइड है उसमें गाड़ी तेज चलेगी, क्योंकि हर एक जो अब मैं सलाह दूंगा उसके पीछे सबूत में मैं आपको पीवाईक्यू या सोर्स मैपिंग देने बैठा तो 5 घंटे वीडियो चले। वो श्रद्धा का विषय है कि आपको श्रद्धा है तो कबूल करो जो मैं बात बता रहा हूँ। और क्लास खत्म होने के बाद ये पावर पॉइंट आप डाउनलोड कर लें और उसमें आपको बाकी सब मिल जाएगा। तो अभी बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उन सब की बात करते हैं। नीड नॉट वरी, मैं भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन स्लाइड थोड़ी तेज चलेगी। क्वालिटी तो अब है कि उसमें एक किताब है लक्ष्मीकांत, उसमें से सब रट के जाते हैं। इस बार का जो पेपर है उसमें बात यह है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स भी पूछे गए हैं कि जो दिए नहीं। तो समझो अगर 3-4 स्टेटमेंट है, उसमें 2 दिए हों और 2 नहीं दिए हों या 1 नहीं दिया हो, तो ऐसे कुछ सवाल आए। तो पॉलिटी ने भी चुनौती तो दी है। अब कुछ लोग लॉजिक से एलिमिनेट करते हैं, कुछ लोगों का और कॉन्स्टिट्यूशन पे अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, किसी का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो, बहुत सारे उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं। तकलीफ ये है कि जैसे या कोई ये बोले कि पॉलिटी में जो पूछा गया उसमें कुछ फैक्ट्स लक्ष्मीकांत में नहीं थे, तो लक्ष्मीकांत के जो फैन बॉयज हैं वो फिर इंसान नहीं रहते, दे बिकम वेयरवुल्फ। रक्त पिपासु भेड़िया मानव बन जाते हैं। कि तुमने हमारे मसीहा के खिलाफ बोलने की जरूरत कैसे की, और कमेंट सेक्शन में खून नहीं पी जाए तब तक उनको चैन नहीं मिलता। इसलिए अब क्या था क्या नहीं था वो साबित करने में नहीं बैठूंगा, श्रद्धा की बात है, मानना है तो मानो, वरना आपके अटेम्प्ट की लाश को तो मानना ही पड़ेगा कि वो नहीं हो रहा था। तो यस, लक्ष्मीकांत इज द बेस बुक, लेकिन उससे अपनी कहानी खत्म नहीं होती है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी हर एक आदमी वो रट के आता है। उसके बियॉन्ड भी थोड़ी पॉलिश मार मार के जानी पड़ती। एनसीईआरटी क्लास 11-12 की पॉलिटिकल साइंस, लेकिन वो सिलेक्टिव स्टडी करनी है, सब कुछ नहीं, सिलेक्टिवली, जिसमें फिलोसॉफिकल बातें हो, रूल ऑफ लॉ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, वगैरह वगैरह। टाइम मिले तो एनआईओएस की पॉलिटिकल साइंस की बुक, मतलब वो पीडीएफ होती है, फ्री में डाउनलोड करके देखें। उसमें से भी कुछ कुछ ऐसी चीजें, मतलब एक छोटा छोटा फैक्ट निकाल के पूछे तो ऐसी बात हो जाए 3 लक्ष्मीकांत में चौथा उधर है, इट हैपन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये हो सकता है। उसके बियॉन्ड बेयर एक्ट, वो सब करने बैठे लंबे हो जाएंगे कि सपोज फॉरेस्ट राइट एक्ट का सेक्शन 25 में ऐसा लिखा है वगैरह, वो सब करना मुश्किल है। कुछ बार वो पूछते हैं, उसको स्किप कर देना या लॉजिकली एलिमिनेट करना बेहतर है। ये एक बात हुई। फिर गवर्नेंस, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, लॉ, स्कीम, तो सरकार की इंडिया ईयरबुक अभी हमने देखी बात। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, लेकिन ये खुद से नहीं करनी, लंबे हो जाओगे। करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले उसमें से कुछ आपको दे दें, उतना काफी है। करंट अफेयर्स और मेंस का क्या, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, खासकर इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन्ड सीरीज आती है उसको आप देखने की आदत रखें। जरूरी नहीं कि हर साल वो सब सॉल्व हो जाए, इस बार क्या थियरी सेंट्रिक ज्यादा था। कुछ बार ऐसा था जैसे सुशांत सिंह राजपूत का डेथ के बाद वो रिया चक्रवर्ती का पैरोल, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, तो ऐसा सब पूछना शुरू किया, उधर दिया था। पिछले साल महुआ मोइत्रा का वो एथिक्स कमिटी या किसी ने उसको जो भी हटाने की प्रोसेस चली तो उसका पूछा, वो सब उधर दिया था। इस साल ऐसा है कि गवर्नर, आप जानते हैं वो तमिलनाडु में गवर्नर और सीएम की लड़ाई चल रही थी, बिल पास नहीं कर रहे थे। वेस्ट बंगाल में भी ऐसा झगड़ा चलता है। तो 2-3 सवाल गवर्नर के ही पूछ लिए, लेकिन वो ऐसे थे कि थियरी की ज्ञान हो तो भी हो जाए, करंट का एब्सोल्यूट ना पता हो तो भी खींचा जा सके। तो दैट हैपन्स, मतलब सब पे नजर होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत इज यस, वो बेस है, पर उसके ऊपर भी 2-3-4 सवाल और जो खींचने हैं आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ज्योग्राफी मैंने आपको बताया, सीधा उठा के पूछा ये फिजिकल क्लास 11 में कि गाना के अंदर जो ब्राजील प्लेटो का गोल्ड डिपॉजिट मिलता है क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, शब्दशः वहां से कॉपी करके पूछा। और अपने पास मैंने आपको बताया, अभी मैं स्लाइड फास्ट चला रहा हूँ, वरना ऐसे नहीं नहीं तो 4 सवाल तो वर्ड बाय वर्ड उठाए। एंड इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, 4 सवाल मतलब क्या 8 मार्क होते हैं। अपने को खींच के लाने, मान लो चलो 85 लाने, तो 8 बड़ी चीज है ना, ये लगभग 10% के आसपास हो गया उधर, तो करना पड़ेगा। 11-12 की एनसीईआरटी रटनी है, पढ़नी नहीं है, रटनी है, यू हैव टू मेमोराइज। सुदर्शन सर की भी बुक है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी, मतलब एनसीईआरटी को आप बेस रखें, उसके अबोव एंड बियॉन्ड जो है तो अच्छे टीचर से आप पढ़ लीजिए। अन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं सुदर्शन सर, उनकी जो भी नोट्स हैं पीपीटी, उसका आप फायदा उठाएं।
मेंस की जो बात है, मेंस थोड़ा जटिल है। उसका कारण मेंस में जो कुछ बार प्रश्न आते हैं वो ज्योग्राफी में ऑप्शनल लेवल के आ जाते हैं। तो असल में आपको कोई एक्सपीरियंस टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि खुद क्या आप सोचने बैठे अच्छा वो डीआर खुल्लर में से इतना करना है, माजिद हुसैन में से इतना एडवांस करना है, आप लंबे हो जाएंगे। पर अभी वहां तक की परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले आप प्रीलिम्स का सब खत्म करने की आपकी कोशिश होनी चाहिए। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में इस बार 3 लेवल के असर्शन रीजनिंग, मतलब एक स्टेटमेंट उसके नीचे दूसरे 2 स्टेटमेंट, और ये दोनों से ये चीज एक्सप्लेन हो रही कि नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। ये टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट का इंटरप्रिटेशन से एक जवाब है, कोचिंग वाले की इंटरप्रिटेशन से दूसरा, यूपीएससी का तीसरी दिशा में जाए, ये भी हो सकता है। फिर कुछ तो पॉल्यूशन क्लीन एनर्जी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट के पूछे गए। पिछले कुछ सालों से 4-5 सवाल तो ये पशु पक्षियों के ही होते थे कि ये तो मान लो उड़ांग उटान ऐसा चींटी को खाता है कि नहीं, गिलहरी घोंसला बनाती है कि नहीं, हाथी जमीन पे रेंगता है कि नहीं, जो भी। इस बार एक आधी सवाल आया तो थोड़ी शांति थी। पाक सेंचुरी में से ये नदी नाला जाता है कि नहीं, इस बार नहीं पूछा, ये भी शांति थी। तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ है नहीं, पर इसमें से कुछ भी सॉल्व करना हमेशा मुश्किल ही रहा है। तो उस हिसाब से वी न्यू दैट इट वाज डिफिकल्ट एंड इट वाज डिफिकल्ट एज एक्सपेक्टेड। लेकिन जितना संभव है उतना तैयार करके जाना चाहिए। अब देखो ये हमेशा तकलीफ क्यों देता है, पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो। आई गिव यू 30 सेकंड्स। ये चीज ऐसी है, एनसीईआरटी बायोलॉजी के आसपास थोड़ी बहुत आपको समझ हो तो क्रस्टेशियन मतलब जिसका कवच होता है केकड़े जैसा। और इसने क्या बोला है, टेरेंटुला। अब एक तो ये भी पता है टेरेंटुला मतलब वो मकड़ा होता है, स्पाइडर, जो हॉलीवुड फिल्मों में इसका बहुत सब उपयोग होता है, हॉरर मूवीज में खासकर। तब क्या अच्छा टेरेंटुला तो क्रस्टेशियन नहीं हो सकता, तो वन इज रॉन्ग। अब इधर तक तो ठीक है, फिर बर्बादी शुरू होती है कि ये दूसरे और तीसरे में क्या सही होगा कि नहीं होगा। तो देन इट गेट्स टफ, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री या बॉटनी या ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरा इसका जब सोर्स मैपिंग करो तो पता चले बहुत सालों पहले द हिंदू में आया था और फिर उसने पूछा था, हम सारी स्पीसीज ऐसे करके जा नहीं सकते। अब जैसे ये सवाल देखिए आप कि पेरिस अग्रीमेंट, ये पहला स्टेटमेंट, फिर दूसरा स्टेटमेंट, फिर तीसरा, फिर उसने पूछा कि सेकंड और थर्ड सही है कि गलत, और उससे फर्स्ट सॉल्व होता है कि नहीं, एक्सप्लेन होता है कि नहीं, मतलब 3 लेवल का असर्शन रीजनिंग, देयरफॉर इट वाज अ टफ पेपर। और ये सब टेरेंटुला भी 2019 में था, 2025 में पूछा। खैर पढ़ाई में क्या हो सकता है, एक तो ये पाक सेंचुरी है, वो तो सुदर्शन सर के क्लासेस हैं या स्कूल एट लास्ट या पीडीएफ फाइल जो भी आप यूज करना चाहें। पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज के लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी केमिस्ट्री के 1-2 चैप्टर्स हैं उसको करने, बाकी न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज, उसकी करंट अफेयर पीडीएफ, ये सब हो गया। लॉज अग्रीमेंट प्रोटोकॉल और बाकी डेवलपमेंट न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन। फिर कुछ स्पीसीज का जो पशु पक्षी प्रजाति का पूछते हैं, थोड़ा बहुत आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी की किताबें उधर से मिल जाए। कुछ बार पॉल्यूशन की बेसिक थियरी, वो मर्क्यूरी का कौन सा है, मीना माता नाम का रोग है या क्या है, एनआईओएस नाम की एक संस्था, उसकी पीडीएफ आप कर सकते हैं। उसके अबव एंड बियॉन्ड कुछ भी करने गए उसका कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं। एक जमाने में शंकर सर की किताब का अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था, लेकिन आजकल ऐसी जो बुक्स हैं उसके अंदर से मतलब जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करना मुश्किल है। आपको ग्रिप वो दे देता है सब्जेक्ट पे, पर सॉल्व करना मुश्किल है। तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मैंने आपको बता दिया, पॉलिटी हिसाब ले लिया, हिस्ट्री बता दिया, साइंस टेक भी मैंने आपको बता दिया। बिखरा बिखरा बताया क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन और पैटर्न आपको बताने थे, पर वो भी मैंने बता दिया क्या बुक्स और क्या सोर्सेस हैं। देन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कैसा पेपर था, एक पेपर था, मेरी रातों की नींद उजड़ जाए, कोचिंग का मेरा धंधा बंद हो जाए, ऐसा कुछ था नहीं। वो ऐसे कि हर साल इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम के जो सवाल आते हैं
वो डिपेंड करता है आप कैसे क्लासीफाई करो। अब जैसे मैं कहूँ कि IMF इकोनॉमी है, IR पढ़ाने वाले कहें नहीं IR है, तो चलता है ना। 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, और उसमें भी 10 एक सवाल ऐसे होते हैं जो सॉल्व हो सके। मैंने पढ़ा है इसलिए नहीं, वो अलग अलग जगह पर बुक्स में, न्यूज़पेपर में बहुत लाउडली वो चीज कवर हुई होती है, और ऑफ कोर्स मैंने भी पढ़ा था, तो मैनेजेबल होते हैं, 10 एक सवाल हो जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं उसमें 50-50, ये हो सकता है, सी हो सकता है, तुक्के लगाने पड़े। और कुछ वो ऐसे होते हैं जिसमें अपने को पता ही नहीं हो कि क्या करना है। तो पिछले जो भी 4-5 पेपर गए ऐसे ही गए हैं, तो मतलब देर वॉज नथिंग। आपको टफ क्वेश्चन है तो आपको ये नए जात का पूछा, बाकी जो था वही पैटर्न है कि भाई 10 12 13 टिक हो सकते हैं, बाकी सब में भगवान मालिक था। देयर फॉर आई एम सेइंग कि रातों की नींद उजड़ जाए और कोचिंग का धंधा बंद हो जाए, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। जहां तक टॉपिक्स वगैरह की बात है, 6 पिलर्स में मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन वो सब से पहले हम देखें कि स्ट्रक्चर क्या रहा। इस बार पेपर थोड़ा मोनोटोनस था। मतलब एक ब्लॉकबस्टर मूवी में क्या होना चाहिए, रोमांस, ड्रामा, इमोशन, फाइट, क्राइम, थ्रिलर, अलग अलग रस होने चाहिए। यहाँ पर इसने क्या कि एक जगह पीपुड़ी अटक गई तो उसी के 2 सवाल बना दिए। इकोनॉमी में कंसेप्ट आते हैं, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट वगैरह, तो उसने कुछ यहाँ पर आपको दिए डेटा, और फिर का आप तुम कैलकुलेट करो। चलो एक सवाल हो गया भाई। तो अभी ऐसा ही मिलता जुलता दूसरा सवाल ही उसी साल के पेपर में पूछने का क्या मतलब है, लेकिन फिर से उसने ऐसे बोला अच्छा तो ये है, तो फिर से तुम फिजिकल डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट गिनो। तो लिटिल मोनोटोनस एंड बोरिंग पेपर। उसी तरह फ्रीडम स्ट्रगल में 3-4 सवाल ऐसे हैं कि वो चुनिंदा चीजों में से गांधी जी और NCM के अंदर से ही पूछ लिए। थोड़ी विविधता हो तो मजा है। खैर, अब जो इकोनॉमी है तो उसमें नया कुछ हुआ नहीं। देखिए हर साल ये होता है कि मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये रेपो रेट, डिजिटल पेमेंट, उसमें से ज्यादा सवाल आते हैं। तो इस बार भी आए थे 7 एक सवाल, यही सब इंश्योरेंस, पेंशन, शेयर मार्केट, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस में से आए। अनपेक्षित, अनयूजुअल ये था कि बजट टैक्सेशन वाला जो पिलर है, यूजुअली यहाँ से 1-2 सवाल आते थे, इस बार सीधे 6 सवाल आ गए। हालांकि खुशी की बात यह कि ज्यादातर वो थियरी था, ये फिजिकल डेफिसिट की फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट, तो इट वाज मैनेजेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट। 1-2 अतरंगी सवाल थे, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये वाला कानून लगाता है कि नहीं वगैरह। तो दैट्स इट। उसके बाद तीसरा पिलर, इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, FDI, करेंसी एक्सचेंज वगैरह। कुछ वर्ष ऐसे गए कि रेगुलरली करेंसी एक्सचेंज की थियरी पूछते थे, इस बार नहीं पूछी। एक आध सवाल बाकी इंटरनेशनल टाइप का पूछ लिया। चौथा जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, GDP, इन्फ्लेशन वगैरह से 2 सवाल। पांचवा और छठा पिलर है, तो पांचवें पिलर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी टाइप का, ये सूर्य घर बिजली योजना वगैरह टाइप का आ गया। छठे में से कुछ था नहीं, मतलब गरीबी हटाओ ऐसी कोई योजना पूछी नहीं। सारे क्वेश्चन हम लोग इधर देख नहीं रहे, आपके अपन तैयारी कैसे करें। NCERT मत देखो, उससे अच्छा है महाराष्ट्र की जो बुक है वो अच्छी है, PDF आप डाउनलोड करें। सारी नहीं पढ़नी, इतने चैप्टर्स ही पढ़ने, दिस इज स्लाइड 103। तो खुद से ही आपको वो सब कुछ समझ आ जाए, मतलब कोचिंग की भी कोई जरूरत नहीं पड़े। ये आप करें, कोचिंग ज्वाइन करें तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं, वो कोचिंग वाले ने फी ली तो उसकी जिम्मेदारी वो आपको पड़े। बट ये सेल्फ स्टडी करना है तो इतनी बात हुई, दैट इज वन थिंग। बाकी जितनी और भी थियरी है उसमें बहुत एडवांस चीजें भी है, तो मेरी भी किताब अब अमेजोन पे अवेलेबल है। करंट अफेयर्स का क्या हिसाब है, हर साल मेरी फ्री सीरीज चलती है, तो अगले साल आएगी Win26 सीरीज, उसमें आप देख लें। तो अलग से PIB और PT725 ईयर बुक, ये सब बहुत लेफ्ट राइट नहीं करो तो चले। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो पूछा नहीं जाता, पिछले 14 साल में 2 ही सवाल आए, तो उसको ना भी आप करें तो NCERT छोड़ो। टाइम मिले तो महाराष्ट्र की किताब से वो कर सकते हैं, नहीं करना तो भी छोड़ो। मेरा रिकॉर्डेड कोर्स भी है, अनअकैडमी का नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है, उसमें वो सब मिल ही जाता है। बट वो आई वुड नॉट लूज स्लीप ओवर दैट फॉर IAS एग्जाम। मेंस के अंदर कुछ और आपको एडवांस चीजें देखनी पड़े, फिर मेंस की अभी हम बात नहीं कर रहे, हम प्रीलिम एकदम जो बेसिक लेवल के लोग हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी मैं भी पढ़ाता हूँ, कोर्सेज में स्ट्रक्चर ऐसा है। प्रीलिम्स का इकोनॉमी का नेक्स्ट कोर्स आएगा अगस्त में, PCB14, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पोस्ट कोरोना बैच नंबर 14। कोरोना के बाद 14वीं बार में वो प्रीलिम की बैच लूंगा। वो खत्म होगा, फिर अगले साल February 26 में दोबारा वो कोर्स आएगा।
एक बात है, दोनों बार नहीं देखना है, किसी एक ही बार देखना है, क्योंकि उसके बाद जितने अपडेट हैं वो तो फ्री में मेरी सीरीज आ जाती है, विन 25 26 वगैरह, वो फरवरी में आएगी अगले साल, तब देख लेना। मेंस का क्या हिसाब है? मेंस में होता है क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 7। आपके कोरोना के बाद 14 बार प्रीलिम पढ़ा है और 7 बार ही मेंस पढ़ा है, ऐसा नहीं। पहले मैं कंबाइन पढ़ाता था, प्रीलिम्स एंड मेंस, तो हैंड आउट बहुत मोटे हो जाते थे, तो मैंने अलग कर दिया, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग। तो ऐसा मैंने जो अलग किया, उसके बाद जो हुआ वो 7वीं बार होगा। तो एक तो अभी 12 जून से होगा अपन, वो आपके लिए नहीं है, वो 2025 मेंस लिखने वालों के लिए, आपके लिए मतलब 2026 वालों के लिए अक्टूबर में आएगा, और उसके बाद अगले साल जून में आएगा। तब कुछ नहीं देखना है, मिक्स मैच करके कुछ एक ही कि अच्छा मैं ये वाला देख लेता हूँ, या मैं ये वाला देख लेता हूँ, या कुछ लोग कहे मैं ये वाला देख लेता हूँ। मॉड्यूलर चीज है, क्योंकि उसके आगे पीछे सब, इसीलिए मैंने नेमिंग स्ट्रक्चर रखा है ताकि आपको पता रहे इसके बाद ये हुआ था। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया, कई सालों से पूछा ही नहीं, 2025 में भी नहीं पूछा, तो उसका बहुत लोड नहीं लेना है, सिवाय कि आप सीडीएस सीएपीएफ स्टेट सर्विस वगैरह करें तो लेना है लोड। वन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो उसमें मेरे क्लासेस उसके रिकॉर्डेड वाले मिल जाते हैं। लाइव क्लासेस में मैं वो नहीं पढ़ाता, क्योंकि बहुत सालों से यूपीएससी पूछ नहीं रही है। तो ये भी हो गया इकोनॉमी। नाउ आईआर एंड करंट अफेयर्स। देखिए आईआर मेंस के रूप में पढ़ना हुआ अलग चीज है, प्रीलिम्स में जो पूछे ये समिट था और उसका मल्टी कल्चरलिज्म नहीं मल्टीलेटरलिज्म था, वो चोंचलेबाजी तो असल में करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइलों से ही करनी है, तो ये भी खत्म हो गया ना। व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स में आप समझो, जो मैंने शुरुआत में आपको साबित किया, कट ऑफ के पास जाना है तो वो थियरी आपको लेके जाएगी, करंट अफेयर्स का इतना उसमें रोल है नहीं। आपको बहुत फेमस चीज है वो पता होनी चाहिए, जो हमने कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखे। नाउ जस्ट अ मिनट। करंट अफेयर्स को आप सेपरेट सब्जेक्ट ट्रीट ना करें, सिवाय कि वो स्पोर्ट्स और ऐसा पूछे तो ही वो अलग बात है। बाकी जितना आप जीएसटी इन्फ्लेशन रेपो रेट, ये 50.50% उसने ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या है? करंट अफेयर्स। तो वो तो इकोनॉमी पढ़ाएगा कोई भी टीचर तो कवर कर ही लेगा। उसी तरह पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी एनवायरमेंट, जो टीचर्स जिनका इंडस्ट्री में नाम है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, तो उनकी खुद की इतनी तो प्रोफेशनलिज्म होगी कि वो ज्यादातर चीजें कवर कर ही देते हैं जो पिछले 1-2 साल में हुई, तो उसका खुद से बहुत लोड लेने बैठना नहीं चाहिए। तो पहले जो भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, उसमें जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनसे जो पढ़ना है उतना खत्म करो, करंट अफेयर्स की हाय हाय ना करो। वंस यू हैव ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट्स, पर्टिकुलरली इकोनॉमी पॉलिटी आईआर, ये तीन की समझ होगी तभी आप न्यूज़पेपर को अप्रिशिएट कर पाएंगे, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसके बाद न्यूज़पेपर आप पढ़ने चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जनसत्ता, मंथली मैगजीन भी आती है, देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की नोट्स बनानी चाहिए कि नहीं? देखिए ज्यादातर ये जो भी जनरल नॉलेज टाइप का करंट अफेयर्स है वो तो मंथली पीडीएफ में या टीचर्स के कोर्सेज में आ जाता है। नोट्स आपको बनानी है तो ऐसी बनानी चाहिए, एथिक्स ऑप्शनल के साथ जुड़ा कुछ करंट अफेयर्स आपको दिखे उसकी बनानी चाहिए। और टाइम मिल जाए तो ग्रेजुएशन और हॉबी की बनानी चाहिए फॉर इंटरव्यू, लेकिन वो भी हाई प्रायोरिटी नहीं। एथिक्स और ऑप्शनल के नोट्स आप बनाए, उतना ही उपयोगी है वो। व्हाट अबाउट सी सेट? सी सेट का हिसाब ये है मित्रों, एक मैंने कार्टून देखा था जब मैं स्कूल में था, ग्रास हॉपर एंड द एंट। जो चींटी है उसको पता है कि विंटर में खाना कम पड़ेगा, बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो पहले से ही हम लोग स्टोर करते हैं। लेकिन ग्रास हॉपर बस वायलिन बजाता रहा कि नहीं काम क्यों करना है, मौज करो आराम करो। फिर जब विंटर आती है उसके पास खाना ही नहीं है। तो ये जो लोग बोल रहे हैं सी सेट टफ है, सी सेट टफ है, तो क्या आज का टफ है? 5 साल से ये टफ ही है। 5 साल से सारे टॉपर सारे कोचिंग वाले यही बोल रहे हैं कि भाई टफ है, आपको पहले से तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्या टफ सी सेट के चलते सीट खाली रहती है? नहीं, हर साल सीट तो भरी जाती है, तो कोई तो मेहनत कर रहा है। आपका वीक है सी सेट, तो 3 महीने नहीं 6 महीने पहले से, 9 महीने पहले से आप तैयारी शुरू करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसमें रुदन विलाप से मतलब समझो सिलेक्शन नहीं आता है, रोने धोने से नौकरी नहीं आती है, मेहनत करने से नौकरी आती है। मैं आपको एक और तरीके से ये बात साबित करूं, ये जो सब मल्टीप्लेयर गेम होती है, सब ऑनलाइन शूटर, आप गोली मारो सामने वाला आपको गोली मारे, उसमें आतंक होता है कुछ बनी हॉपर्स का। बनी हॉपर्स क्या करते हैं कि वो ऐसा कूदता ही रहेगा पूरी गेम में, तो अभी आप एक जगह से उसको गोली मारो, बराबर आपने गोली मारी, लेकिन ये यहाँ पहुंचे इससे पहले वो कूद जाएगा। इसको बोलते हैं बनी हॉपर्स।
आप जानते हैं रियल युद्ध में तो ऐसा हो नहीं सकता कि सोल्जर ऐसा कूदता रहे हर दूसरे सेकंड पे, लेकिन ये वीडियो गेम में ऐसा करते हैं और आपका टाइम और दिमाग खराब करते हैं। मल्टीप्लेयर गेम्स में जो भी पबजी या दूसरी हो, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह। तो आप कहें ये तो किसकी गलती है? बनी हॉपर की गलती है? नहीं, गेम डेवलपर की गलती है ना। जिसने पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी बनाया, उसने जंप बटन ऐसा रखना ही नहीं चाहिए था कि वो 5-5 सेकंड पे स्पैम करता रहे, राइट? तो उसी लॉजिक पे अब आप सोचो कि सीसेट पेपर टफ है, अतरंगी है, तो कौन जिम्मेदार है? यूपीएससी जिम्मेदार है, उसने आसान रखना चाहिए, वो नहीं रखता है। तो विकल्प क्या है? इधर आपके बनी हॉपर्स का आतंक है, जो भी जिसके दिमाग में चलता कि भाई आईआईटी वाले हमारी सीट ले रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले सीट ले रहे हैं, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। गेम डेवलपर ने गेम चेंज करना चाहिए, या आप वो गेम छोड़ना, खेलना छोड़ दो। सिमिलरली, या तो आप कबूल करो कि यही है और इसी में हमको करना है, तो मेहनत करो, रोने देने से नहीं होगा, वरना आप दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करो, जवानी इसमें बर्बादी मत करो। अभी परीक्षाएं दो जात की होती है, एक जिसमें जीएस ज्यादा हैवी रहता है, आईएएस सीएपीएफ स्टेट सर्विस एग्जाम, और दूसरे एप्टीट्यूड हैवी वाले, बैंक एसएससी जीमेट सीडीएस एफकेट वगैरह। जहां तक इसकी बात है सीसेट की, तो सीसेट में करना क्या है, मैं हवा में बात नहीं करूंगा। कौन सी बुक से कितने कितने चैप्टर्स करने हैं, ये स्लाइड 124, 25, 26, 27, 28, 29। उसके बाद रीजनिंग में क्या करना है, 132, 133, 134, 135 चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है बताया मैंने। और फिर ये इस प्रकार से स्लाइड्स हैं, आप लेक्चर खत्म होने के बाद डाउनलोड करना, एंड देन इट इज डन। इतना आप करेंगे, मतलब इतना भी, ये तो आदर्श स्थिति में मैं बोल रहा हूँ कि इतना करो, उसमें से आप मान लो 60% भी करोगे तो कुछ तो निकाल के ला सकते हैं। आप सी सेट में आप जानते हैं पास ही होना है, वो 33% पासिंग मार्क लाने। तुमको ये बोलने का अधिकार किसने दिया? मैंने अधिकार खुद ही खुद को दे दिया, क्योंकि मैंने भी एक जमाने में कैट पास किया 96% के साथ। तो जो ये चैप्टर में इतना करो, इसमें इतना करो, ये वाले छोड़ दो, ये सब स्पेसिफिक लिखा है। ये सारी स्लाइड 125 के बाद की 10-15 स्लाइड है, वो आप देख लेना। तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें रोने धोने से नहीं होगा। एक बात है। व्हाट अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू खुद में अलग बात है, लेकिन क्योंकि मैं बना रहा हूं तो अभी मैं कंप्लीट कर, इंटरव्यू मेंस ऑप्शनल, 3 बातें, मुश्किल से 10-15 मिनट का ही काम है। आपको स्लाइड में आप बाकी डाउनलोड कर देना, सब कुछ दिया है। या तो हिंदी में दो, नहीं तो इंग्लिश में दो, बाकी कोई भाषा में इंटरव्यू नहीं देना है। गुजराती में भी दे सकते हैं, पर वो पार्लियामेंट से आपको ट्रांसलेटर लाएगा, फिर आपको पूछे व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, आप गुजराती में बोले ये जलवायु परिवर्तन में आम હોય છે તેમ હોય છે। आप 3 मिनट बोलोगे, ट्रांसलेटर 1 मिनट में समराइज करके पैनल को बोलेगा, पैनल वाला उस हिसाब से मार्क्स देगा। आपने क्या गहराई से बोला उसका कुछ अप्रिशिएशन नहीं, बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं। तो ये भाषा प्रेम होना चाहिए, और कैरियर बर्बाद करे ऐसा भाषा प्रेम नहीं होना चाहिए। तो प्रेफरेंस फर्स्ट तो मैं कहूंगा इंग्लिश में दे सको बेस्ट है, नहीं दे सकते तो हिंदी में दो, हिंदी के सिवाय तीसरी भाषा में नहीं देना है, इफ यू वांट टू पास द एग्जाम। पहली बात। इंटरव्यू फॉर्म में हॉबी पूछते हैं, लेकिन हॉबी होना जरूरी नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी पूछते हैं, एनसीसी वगैरह हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो होना जरूरी नहीं है, और अगर होए तो अच्छी बात है। तो वो सब आप देखें। देखिए, टूटी फूटी अंग्रेजी भी आप बोल सके तो इंटरव्यू में थोड़े बहुत ज्यादा मार्क आते कंपेयर टू प्योर हिंदी वाले, ऐसा मेरा अवलोकन है। तो टूटी फूटी भी आप अंग्रेजी बोल लेते हैं, इट इज वेल एंड गुड, आपके पास पूरा साल है, साल भी नहीं उससे भी ज्यादा है, क्योंकि आप समझो 2026 में आप परीक्षा दोगे तो 27 में इंटरव्यू आएगा ना, तो इतने में थोड़ा तो इंग्लिश और आप बेहतर कर ही सकते हैं। आजकल तो सब लोग ये वेब सीरीज और सब कुछ तो देख रहे हैं, सब टाइटल्स के साथ देखो, थोड़ा खुद बोलने की प्रैक्टिस करो, टूटी फूटी भी इंग्लिश बोलो, दैट इज बेटर देन हिंदी। मेंस, इंटरव्यू, निबंध, ऑप्शनल, हर एक में मार्क्स खींचने। 19-20 का भी फर्क हो जाए तो मेरिट में पूरा रैंक चेंज हो जाता है, इंटरव्यू नहीं आता है। यू हैव टू पुट एफर्ट। अब इंटरव्यू खुद में ही अलग वो पूरी ट्रॉय जैसी कहानी है। वो आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे और उधर थोड़ा सर्च करेंगे, मोनास कैटलॉग ऑफ मिस्टेक, और ये वो मिल जाएगा, दिस इज स्लाइड 150। उसमें हम इतनी मुझे बात करनी थी। ऑप्शनल, ऑप्शनल में मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए
कुछ सालों पहले यूपीएससी ने एक नियम बदल दिया, वो ऐसा कि आप ऑप्शनल कोई दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि मुझे जीएस और निबंध हिंदी में लिखना है या गुजराती में लिखना है, लेकिन मुझे मैथ्स ऑप्शनल लेना है, तो मैथ्स की तो कोई गुजराती में अच्छी किताब होगी नहीं, या मुझे एंथ्रोपोलॉजी लेना है, एंथ्रोपोलॉजी क्या गुजराती में किताब आई, तो वो मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ, इट इज अलाउड। तो इससे आपकी समझो टूल किट या स्किल वो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी, वो हिंदी गुजराती में अच्छी उसकी कोई किताब या मटेरियल आपको मिले नहीं, वो तो इंग्लिश में ही जमता है। ऐसे जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि जीएस और निबंध एक भाषा में लिख सकते हो, ऑप्शनल दूसरी भाषा में लिख सकते हो, यूपीएससी रूल्स अलाउ दैट, और वो फॉर्म में टिक करते होगा, ध्यान रखना है सब। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप साहित्य लेते हैं कि जैसे गुजराती साहित्य, तो वो गुजराती लिपि में लिखना होगा, अब अकड़ जो भी। उसी तरह हिंदी साहित्य, तो हिंदी देवनागरी लिपि में होना। फिर आप ये नहीं मैं तो हिंदी साहित्य का पेपर इंग्लिश में दे, नो। मेरी खास आपको आग्रह है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की किताबें खरीदने से पहले मीडियम डिसाइड कर लेना, वरना ये होता है कि आप पहले सोचे हिंदी में मैं तो दूंगा, अपन जब आप हिंदी की वो ऑप्शनल की किताबें देखते हैं बहुत जटिल होता है, फिर आप कहने इंग्लिश वाला ठीक है, तो आपके 5-1 हज़ार रुपए ऐसे ही चले जाते हैं। अब ये कोई भी ऑप्शनल की बुक्स में बहुत सारा फ्री रिसोर्सेज क्या होता है, वो 155 स्लाइड में दिया है। ऑप्शनल सिलेक्ट कैसे करें, पहली प्रायोरिटी आप देख, ग्रेजुएशन का जो भी आपका सब्जेक्ट है, लाइक कॉमर्स है, इंजीनियरिंग है, वो हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि आपका क्या कोचिंग का किताबों का खर्चा कम रहता है। आपके मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, या फिर कि मैं फार्मेसी या डेंटल या ऐसा कुछ हूँ तो मेरा तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर ये कोचिंग वाले सब्जेक्ट आप चुने, जो भी मैथ्स, एग्रीकल्चर, एंथ्रोज, वो फॉरेस्ट्री, ये भी बहुत सारे लोग लेते हैं, भले उसने उसमें ग्रेजुएशन ना किया हो लेकिन खींच लेते हैं। कोचिंग आपके पास अच्छा होना चाहिए। ह्यूमैनिटीज वाले पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिट, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, लिटरेचर, ये सब, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड लॉ, बट ये सब ऐसे हैं, थोड़ा बहुत कोचिंग, थोड़ा बहुत मटेरियल आपसे मांगते हैं। आपके ऊपर मैं कौन सा डिसाइड करूं, तो 2-3 आप शॉर्टलिस्ट करो। उसके बाद आप ये करो कि जो भी फ्री लेक्चर्स, फ्री यूट्यूब वीडियोस हैं, उसमें से आप समझने की कोशिश करो कि सब्जेक्ट कैसा है, मुझे इसमें चोंच डूबता है कि नहीं। तो अनअकैडमी में ये सारे टीचर्स हैं, दिस इज स्लाइड 157, तो उनकी आप प्रोफाइल पे जाइए और उनके फ्री क्लासेस देखिए, और उसमें से आप कि कौन सा मेरा चोंच डूब रहा है, और बाकी भी और भी कोर्सेज या टीचर से आप जो जानना सुनना चाहे। ऑप्शनल में एक खास बात यह है मित्रों, आजकल पेपर लेवल हैज बिकम टफ। अब जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने एमए भी किया, यूजीसी भी पास किया, पीएचडी भी किया, लेकिन इन्होंने जो पूछा रेडिन मॉडल ऑफ लीडरशिप, ये ब्लैक एंड माउंटेन से कितना ज्यादा आगे है। अब मुझे सिर्फ ब्लैक एंड माउंटेन पता है, इतना मुझे पता ये था मैट्रिक्स, इसका रेडिन तो मुझे पता ही नहीं, और ये पूछ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। कोचिंग वालों ने जितना पढ़ा है उसके अबोव एंड बियॉन्ड, पिछले 5 साल के अंदर क्या नया नया थिंकर्स थियरी और नए जात के प्रश्न आ रहे हैं, और ये सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इवन हिस्ट्री ऑल्सो, स्टेरियोग्राफी के हिसाब से अच्छा ये क्या क्या नया है वो पूछ रहे हैं। तो अब उसकी नई किताब खरीदनी ऐसा नहीं, आप गूगल बुक्स पे जाइए, चैट जीपीटी को पूछिए, और अपने नोट्स को थोड़ा और एनहांस करना पड़ेगा कि अच्छा ये जो रेडिन मॉडल था वो कुछ ऐसा है, अब ये तो उसने पूछा फिर मैं सर्च करने बैठा, तो यू हैव टू डू दैट। इस कारण से अपना टारगेट क्या होना है, दिसंबर तक मुझे मेंस और ऑप्शनल का ये सब निपटाना है। ऑप्शनल का जो भी क्लासेस, लेक्चर्स, सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके अबव एंड बियॉन्ड पीवाईक्यू देख के मुझे अपने नोट्स भी अपडेट करने हैं, ये काम होना चाहिए, क्योंकि बाद में प्रीलिम्स और उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस का टाइम बहुत कम रहता है, उस वक्त आप कर नहीं पाएंगे, तो आपके पास जो टाइम है उसका सदुपयोग करो। टी सेट वो भी जल्द निपटा लो, ऐसी मेरी तो सलाह है, क्योंकि अभी समझो अगस्त से लेके दिसंबर तक बैंकों की परीक्षा बहुत सारी इधर उधर आती रहती है, उसमें से आपको कुछ देना है तो ग्रिप होना चाहिए। तो सी सेट जल्द निपटा जाए, ऐसा राह मत देखो अगले साल है तो उसके 3 महीने पहले मैं देखूंगा। जिनके 40-50 मार्क भी नहीं हो रहे हैं 2025 के पेपर में, तो वो विनम्रता से स्वीकार करे कि भाई हम जीरो पे ही थे, और जीरो से ही शुरू करो कि मुझे एनसीईआरटी रटनी है, मुझे ये रटना है, वो सब जीरो से ही आप शुरू करें। दैट विल बी मच बेटर अदर देन हवा में उड़ा जाए कि ये मैं ये कर देता वो कर देता। अच्छा, मेंस के बाकी विषयों की तुमने बात नहीं की। देखिए मेंस के बाकी विषयों में, जस्ट अ मिनट, इधर चली गई स्लाइड। मेंस के बाकी विषयों में बात यह है, लेट मी जस्ट
moonal.org/syllabus, उस पे आप जाओगे पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि ये कौन सी पीडीएफ से कौन सी किताब से देखने। उसके अबव एंड बियॉन्ड क्या और एक्स्ट्रा पढ़ा जाए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो बनाया कुछ दिनों पहले, उसे आप देखें। अब दूसरा, प्लान बी एग्जाम। आप में से कुछ लोगों ने 2025 का प्रीलिम दिया होगा, अभी 1-2 दिन में जो रिजल्ट आएगा फिर आपको पता चले मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करूं। क्या करूं का हिसाब पहले से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगस्त में होगी सीएपीएफ की परीक्षा, कि जिसमें ये असिस्टेंट कमांडेंट इन बीएसएफ सीआरपीएफ वो सब की भर्ती होती है। आपने आईएएस की तैयारी की तो वो पेपर आराम से सॉल्व हो जाता है, थोड़ा ही एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। पर तकलीफ ये है मित्रों कि उसका फॉर्म तो मार्च महीने में ही क्लोज हो गया, समझे। परीक्षा अगस्त में है, फॉर्म तो मार्च में क्लोज हो गया, तो आप वो दे ही नहीं सकते अब अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था। दूसरा विकल्प कि आपको फौज में ऑफिसर बनने की इच्छा हो तो CDS-2 होगा, लेकिन उसकी लास्ट डेट है जून महीने में, 17 जून। एग्जाम होगी सितंबर के अंदर, और उसमें सीडीएस में एज लिमिट थोड़ी कम रहती है, उसमें कुछ होता है शादी नहीं होना चाहिए XYZ। उसके अलावा और भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, एफकेट है। मतलब जो लोग कॉलेज में और अभी छोटी जिनकी उम्र है और जिनको वो भी सब सोचते हैं, यू कैन डू दैट, पर प्लानिंग एडवांस में होना चाहिए कि उसकी फॉर्म कब निकलती है, क्या उसमें सिलेबस होता है, उस हिसाब से मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश मेरा पावरफुल होना चाहिए वगैरह। आजकल अच्छी एक बात क्या है, ChatGPT और ग्रॉक आ गया। तो क्योंकि मैं यूपीएससी पढ़ा तो मुझे यूपीएससी का कैलेंडर पता हो, बाकी बैंकों की एग्जाम कब कब आती है उसकी अपनी इतनी ध्यान नहीं रहती। मैंने ग्रॉक को ये पूछा कि मुझे तुम ये बताओ कि 2022 से 24 में आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, आईबीपीएस, वो परीक्षा यूजुअली कौन से महीनों में हुई। तो उसने कहा अच्छा आरआरबी अगस्त सितंबर में होती, आईबीपीएस वाला सितंबर नवंबर में चलता है, राइट। तो ये सबसे हमें क्या पैटर्न दिखता है कि ये सब अगस्त से दिसंबर में बैंकों की परीक्षाओं का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है। तो अगर मेरा प्लान बी है बैंकों की परीक्षा, तो फिर मुझे वो मैथ रीजनिंग और एप्टीट्यूड कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश, क्योंकि उसमें तो इंग्लिश ग्रामर सब आता है, सेक्शनल कट ऑफ होते हैं कि मैथ्स के भी मिनिमम इतने करने पड़े, इंग्लिश के भी करने पड़े। आई विल डू दैट। उसका जो भी जरूरी कोचिंग सब्सक्रिप्शन मुझे लेना है मैं लूंगा, इट इज रिक्वायर्ड। मतलब समझो मैंने भी ये सारी परीक्षाएं अलग अलग टाइम पे दी है, पर एक या दूसरे स्टेज में अपना नंबर नहीं लगे, देन आई रियलाइज कि ये कोचिंग के बिना उसमें डिसिप्लिन नहीं आती है। और जो स्ट्रक्चर तरीके पढ़ना है, जो ट्रिक्स सीखने वगैरह, यूट्यूब में बिखरा बिखरा पढ़ते मजा नहीं है। तो हाँ वो आप कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंड कि उसकी आपकी मेहनत लगेगी, और उसके कोचिंग भी काफी अफोर्डेबल होते हैं, ऑनलाइन सब देख लो जो भी अच्छा चलता हो, अन अकेडमी में भी है, बाकी जगह पे भी है। बहुत सारी एग्जाम्स आप दे सकते हैं, पर शुरू से दो घोड़ों पे सवारी नहीं करनी। 1 साल आपको पूरा यूपीएससी को देना है, उसके बाद आप सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में बाकी सब सोच। यूपीएससी भी है, एसएससी सीजीएल भी है, फॉरेस्ट इंजीनियरिंग सर्विस, स्टैटिस्टिकल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस, ये सब है। डिफेंस यूनिफॉर्म में भी सीडीएस, सीएपीएफ, कोस्ट गार्ड के अधिकारियों की और उसकी अलग भर्ती होती है। आईबी में एसीआईओ, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। फिर ये सीए मतलब बीएसएफ वगैरह में सब इंस्पेक्टर की अलग से भर्ती होती है। बैंकों की एक तो आईबीपीएस है, एसबीआई और आरबीआई की अलग होती है, क्लर्क की और ऑफिसर की। नाबार्ड सीट भी सेबी में भी होती है। लेकिन आप समझो ये सब ऐसी परीक्षा होती है उसमें मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड और उसके सेक्शनल कट ऑफ हो, तो बिना जो सीसेट के त्राहित हैं उनके लिए ये सब नहीं है, जब तक वो स्वीकार करे कि मुझे और हैवी लिफ्टिंग करनी है मैथ्स रीजनिंग में। कमर्शियल अंडरटेकिंग एलआईसी वगैरह में भी होती है, ईपीएफओ, रेलवेज, ओएनजीसी, कोल इंडिया वगैरह में आपकी गेट के स्कोर से होती है। अभी कुछ ऐसा है कि 60 तो भर्ती है, तो वो सब गेट का स्कोर मारता है, तो आपको पता होना चाहिए वो गेम क्या है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, आईएएस गेट का स्कोर, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम। जो लोग उन टेक्निकल ब्रांचेस से आते हैं तो वो सोच के रखे ये 4-5 मेरे रास्ते हैं, और उस हिसाब से कब फॉर्म निकलता है, कितनी मुझे देनी है एग्जाम, क्या उसकी बुक लिस्ट है, यू पुट एफर्ट। कैट और बाकी प्राइवेट सेक्टर एमबीए वगैरह में भी आप जा सकते हैं, पर उसमें रूल्स होते हैं। अब कैट में मान लो ऐसा मिनिमम ग्रेजुएशन में इतना टका होना चाहिए, तो पहले से वो होना चाहिए, वरना नहीं दे सकते। यूजीसी नेट और वो सब भी कर सकते हैं, हालांकि मुझे आजकल मजे कम दिखते हैं। तो प्रोफेसर की इतनी रिक्रूटमेंट कहाँ कितनी हो रही है। यूजीसी खुद डबल ढोल की संस्था है, कभी वो बोलते हैं तुम्हारा नेट पास हो तो कंपलसरी है प्रोफेसर बनेगा, कभी बोलते हैं नहीं नहीं कंपलसरी है, तो न कि वो करते नहीं। तो पहले तो ढंग की जो क्लास 1-2 ऑफिसर वाली, मतलब जिसको आप बोलते हैं ग्रुप ए बी वाली जो एग्जाम है, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उस पर अपना फोकस हो, ये मेरी आपको सलाह है। ओके, वो तो ठीक है, तुमने शेड्यूल का कुछ बोला नहीं। शेड्यूल का ऐसा है मित्रों, पहले ज्योग्राफी खत्म करो, फिर एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म करो, पहले हिस्ट्री खत्म करो, मतलब एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया।
पॉलिटी पहले कंप्लीट करो, फिर गवर्नेंस, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी जब भी मतलब मेरे कोर्सेज के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, एंड ऑप्शनल ऑप्शनल दिसंबर तक खत्म करो। बाकी जो है इधर उधर वो आप अपने हिसाब से। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हो ये होना चाहिए कि जो कोर सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसको पहले मैं निपटाऊं। फिर जितना टाइम बचता है साइंस, आईआर, मिसलेनियस, करंट, जीके, ये सब करूं। इन सब के अंदर भी सबसे ज्यादा फोकस हो थियरी पे, वो खत्म हो जाए। फिर कंटेम्पररी इश्यूज लाइक ये जो भी जीएसटी, आर्टिकल 370, बिटकॉइन। फिर अगर टाइम बच जाए तो पिछले एक साल का करंट अफेयर्स। ये प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। दिन में अपना क्या ऑर्डर होना चाहिए? दिन में अपना ऑर्डर ये होना चाहिए, रेनबो नहीं होना चाहिए कि दिन में 7 सब्जेक्ट करूंगा, स्कूल की एग्जाम नहीं है। एक दिन के अंदर कि समझो मैं सुबह 2 घंटे और दोपहर को 2 घंटे में दो बड़े जीएस के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी करूँ। फिर मैं 2 घंटे लगाऊं ऑप्शनल में, तो 6 घंटे हो गए, इनफ, डन। फिर भी टाइम बचे तो मतलब टाइम थोड़ा तो बचना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं। उसके अंदर आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं, पर न्यूज़पेपर 30 मिनट से ज्यादा नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है कि वो आपने मैराथन जैसा मतलब पकड़ के उसे 1-2 हफ्ते में निपटा देना चाहिए। मैराथन का मतलब वीडियो मैराथन नहीं, पकड़ा और मैं पूरा दिन यही पढ़ूंगा, अभी दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं पकड़ूंगा। अगर आप ऐसा करो तो मेंस के जो सब्जेक्ट है लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट 1 हफ्ते में खत्म, वर्ल्ड हिस्ट्री 1 हफ्ते में खत्म, पोस्ट इंडिपेंडेंट 1 हफ्ते में खत्म। पर ये कैसी बात है, सुबह से रात तक मैं यही पढ़ रहा हूँ, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं करा। आईआर की बात करें, प्रीलिम्स एंड मेंस 1 आध महीना लगे, क्योंकि अब सुकून से बहुत सारा उसमें इधर उधर पढ़ना होता है। इंटरनल सिक्योरिटी वो 1 हफ्ते या उससे भी कम का समय, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी नक्सलवाद, आतंकवाद और कुछ ये तो वो तो मैनेजेबल है। कोई भी कोचिंग, कोई भी किताब, कोई भी पीडीएफ से देख लो, हो जाए। आपको ये डिपेंड करता है आप रोज कितना पढ़ते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है, कौन से टीचर और बुक से आप देख रहे हैं। खास सलाह है, जो भी चीज 20 मिनट में पढ़ सकते हो, 40 मिनट वीडियो देखने मत बैठो। नाउ ये सब करते हुए अपना टारगेट या गोल क्या होना चाहिए? अभी हम लोग जून महीने में हैं, दिसंबर तक आपका ऑप्शनल और उसकी नोट्स अपडेशन हो जानी चाहिए। ज्यादातर जीएस और उसके मेंस के भी काम हो जाने चाहिए। फिर अगले साल फरवरी में फॉर्म निकलेगा, तब तक में आपका ज्यादातर जीएस, खासकर प्रीलिम्स का जीएस तो हो ही जाना चाहिए। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई में सी सेट पे ज्यादा जोर हो, रिवीजन हो, मॉक टेस्ट पे ध्यान दिया जाए। और सी सेट भी मैं तो कहूंगा 6 महीने पहले से शुरू करो तो आपकी भलाई होगी, क्योंकि ना सिर्फ इधर बाकी भी प्लान भी एग्जाम में मदद करे। फिर मई के अंदर तो प्रीलिम्स है, वो प्रीलिम्स आपने दिया 24 तारीख को। उसके बाद जो एक वीक बचेगा तब आप रिलैक्स करेंगे, तो पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होनी, तो छोड़ो। जून जुलाई 2 महीने आपके पास बचते हैं, और अगस्त उसमें 21 तारीख को है। तो 2-2.5 महीने के अंदर ही मेंस का कुछ आप नया पढ़ सकते हैं। तो उस वक्त समझो नई पढ़ाई कम होती है। ये जून से अगस्त मेंस का सिर्फ रिवीजन हो सकता है, नोट्स थोड़े बहुत अपडेट हो सकते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो सकती है। इस कारण से मैंने आपको बताया हैवी लिफ्टिंग पहले से होनी चाहिए, दिसंबर तक ही ज्यादातर चीजें आप खत्म करें। कुछ लोगों के कि नहीं मैं तो कॉलेज में हूँ, मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो अब रास्ता निकालिए। बीच में कहाँ कहाँ ऐसे ब्लॉक्स बन रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास इतनी मेरी छुट्टियां बन रही है, दिवाली का वेकेशन उसके आसपास इतनी छुट्टियां बन रही हैं, क्रिसमस वेकेशन, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं तो उनको क्रिसमस के आसपास 2 हफ्ते का लोड कम रहता है। छुट्टी मिले ऐसा तो कम है आजकल, पर लोड कम रहता है, क्योंकि उनके जो फॉरेन कंपनियों के हेडक्वार्टर में लोग हैं वो उधर वेकेशन मोड में होते हैं। तो ऐसे सभी जगह पर मुझे हैवी लिफ्टिंग करना है, ये आपको शेड्यूल बना के चलना पड़ेगा। बना के चलो शेड्यूल, और उसको आप यू स्टिक टू दैट, वरना समझो फेल ही होते हैं ज्यादातर लोग। 1000 ही वैकेंसी है, बाकी सब लोग को फेल ही होना है, और उसमें ज्यादातर इसलिए क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी नहीं थी। ये सब के अंदर देखिए बहुत सारे वन मैन आर्मी, रॉबिन हुड निकल चुके हैं। वो ज्यादातर रिकॉर्डेड कोर्सेज बेचते हैं, जो यूजुअली जरूरी नहीं कि हर बार अपडेट होता रहे। उनमें टैक्सी ड्राइवर मेंटालिटी होती है। टैक्सी ड्राइवर की क्या होती है कि मैं तेजी से अपने ये सवारी को उतार दूं ताकि दूसरा मुझे कस्टमर मिले और फिर से मेरा मीटर चालू हो जाए। तो बैच मतलब मान लो कि पॉलिटी सुकून से पढ़ना हो, 30 से 40 लेक्चर चाहिए, वो 10 लेक्चर में निपटा देगा। शुरुआत का पढ़ा है, फिर के बाकी का जितने चैप्टर लक्ष्मीकांत से देख लेना, एक दिन में वो समरी दे देगा। और फिर 25 जात के वो बैचेस लॉन्च कर देगा, आंसर राइटिंग का, सी सेट का अलग है वो, क्योंकि उसको मीटर चलाना है। सोलो कोर्सेज के अंदर या वन मैन आर्मी में ये तकलीफ रहती है। अन अकेडमी के अंदर आनंद या मजा क्या है?
सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स, मैं सिर्फ इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। बाकी सब्जेक्ट आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियो बना तो बना दिए, पर सब्जेक्ट के हिसाब से मैं सिर्फ एक चीज देख रहा हूँ, और आज का देख रहा हूँ ऐसा नहीं। जो नेक्स्ट कोर्स आएगा दैट विल बी 14, कोरोना के बाद 14वीं बार, और उससे भी पहले मैं पढ़ाता था, लेकिन मैंने नंबर मारना शुरू किया कोरोना से। मैं इधर ही पढ़ा रहा हूँ, और बाकी भी जो टीचर्स है नहीं तो 5-6 साल से इधर ही है। तो सिस्टम और स्ट्रक्चर से काम होता है। तो वन मैन आर्मी नहीं है, मसीहा मॉडल पे नहीं चलता। मैं सिर्फ इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, सुदर्शन सर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पढ़ाएं, प्रतीक सर हिस्ट्री आर्ट कल्चर पढ़ाएं, सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे पॉलिटी गवर्नेंस, और बाकी मीडियम में और भी हमारे पास टीचर्स हैं। मधुकर सर सी सेट पढ़ाएंगे एंड सो ऑन। एक्सपीरियंस टीचर, सिलेबस खत्म करने का रश नहीं रहता है। मेंस आंसर राइटिंग इंक्लूडेड है, सी सेट भी इंक्लूडेड है, अलग फी नहीं है। सभी 3 मीडियम कवर्ड है, मतलब बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश तीनों में आपको सब, और ये सब नेटफ्लिक्स जैसा एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलॉक होता है। दिल्ली के अंदर जो 1-2 लाख, या वो भी आजकल क्योंकि दिल्ली में बच्चे कम जाते हैं तो उन्होंने डिस्काउंट दे दिया 40%, तो 60,000 में। बट फिर भी जितनी एक्सपीरियंस टीचर्स की पैनल अन अकेडमी में है, उतनी शायद ही कहीं और आपको मिलेगी। दैट इज द एडेड एडवांटेज। और इससे ज्यादा आपका फायदा ये है कि शेड्यूल के हिसाब से चले तो आपका काम खत्म हो जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया, मेरे कोर्स की मैंने आपको शेड्यूल बता दी। लेट मी गो हियर। सीधी बात है, बैच अभी लॉन्च होगा। यस, अभी आप ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह पढ़ेंगे। अगर तो तुम क्या करोगे, मैं 2025 के मेंस वालों को पढ़ाऊंगा। अभी मैं 2025 के मेंस वालों को, जो मेरा QEP6 होगा, उसमें मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा 2 महीने, और दूसरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और ये वो चलता रहेगा। उसके बाद आपका मतलब 2026 का जो आएगा, तो अगस्त में प्रीलिम्स का कोर्स होगा, और उसके बाद अक्टूबर में मेंस का, ये और ये सब दिसंबर में निपट जाए, इस शेड्यूल के साथ चलेगा। एंड दिस इज नॉट माय फर्स्ट ऑडियो, पहली बार मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये नंबर आपको मैंने गिनवा दिए। तो दिसंबर तक इकोनॉमी आपका खत्म। इसकी सिवाय कि मैं बीमार हो जाऊं, घर पे कोई बीमार हो जाए, बाकी गारंटी है। वैसे विद्यार्थियों की हमेशा ब्लेसिंग होती है, तो ये होता नहीं, तो टाइम पे खत्म हो जाता है। तो मैं सोच के चलो दिसंबर में खत्म करना हो ही जाता है। और उसी तरह बाकी जितने भी टीचर है 5-6 साल से इधर ही पढ़ा रहे हैं, तो आपका टाइम पे सब चीजें खत्म हो जाएगी डिसिप्लिन के साथ। तो टेक बेनिफिट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। बस तो मित्रों, इन चीज़ों पर आप अमल करें और सिस्टमेटिक आप तैयारी चालू रखें। बाकी अनअकैडमी आपके साथ है। केवल 17,999 में कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, सब कुछ आपको मिले। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.